अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? भाई आप सब ठीक ठाक होंगे। तो नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये एक बेसमेंट का मंजर था जहाँ पर मुकज़्ज़म एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और दाद उसकी दाएं जानिब हाथ बांधे सर झुकाए खड़ा था, जबकि उसके बिल्कुल सामने कुर्सी में बंदा एक शख्स अपनी होश आवाज़ से बेगाना था। उसे होश में लाओ दाद, मुकज़्ज़म की सख्त और संजीदा तरीन आवाज़ बेसमेंट में गूंजी। दाद ने पास पड़ा ठंडा पानी उठाया और सामने बैठे शख्स के ऊपर फेंक दिया, जिससे वो हड़बड़ा कर उठा और अपनी आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोलता सामने मौजूद शख्स को देख लगा, जो चेहरे पर सख्ती और आँखों में वहशत लिए उसे ही देख रहा था। मुकज़्ज़म। सामने मौजूद शख्स के मुंह से टूटे फूटे लफ्ज़ों में मुकज़्ज़म का नाम अदा हुआ था। तुम्हें बोला था ना कि कोई भी चालाकी करने का मत सोचना, मगर तुमने शायद मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और मेरे दुश्मन तक मेरी हर एक खबर पहुंचाई। तुम शायद ये भूल गए थे कि तुम्हारा बेटा अभी तक मेरे ही पास है और जब चाहूँ मैं इसकी सांसें छीन सकता हूँ। या फिर शायद तुमने मुझे बहुत हल्के में लिया था। किसी मासूम की जान लेना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मगर तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा जो तुमने अपने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। तुम नहीं जानते कि गद्दारी की क्या सज़ा देता है मुकज़्ज़म मीर अहमद, और तुमने मुझसे गद्दारी करके अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। मुकज़्ज़म सामने मौजूद शख्स की तरफ देखते हुए घुराया, जबकि सामने मौजूद शख्स कांप कर रह गया था। मुझे माफ़ कर दो, कभी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। वो शख्स गिड़गिड़ाने लगा। नहीं एसपी, तुमने सिर्फ मुझसे ही नहीं इस मुल्क से भी गद्दारी की है। माफ़ी तो तुम्हें सिर्फ खुदा से ही मांगनी पड़ेगी, वो भी ऊपर जाकर। मुकज़्ज़म सुर्ख अंगारा के लिए वह शहज़ादा लहजे में बोला। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। वो रोता हुआ मिन्नतें करने लगा। जहन्नम मुबारक एसपी, अब अपने गुनाहों का हिसाब ऊपर जाकर दो। मुकज़्ज़म ने बोलते ही अपने हाथ में मौजूद तेज़ धार वाला चाकू उसके सीने में घोंप दिया, जिससे उसके बदन से खून की लहरें बहने लगी। मुकज़्ज़म ने बेदर्दी से दो बार वही तेज़ धार वाला आला उसके दिल के मकाम पर घोंपा, जिससे वो तेज़ धार चाकू उसका दिल चीरता हुआ अंदर चला गया, जबकि इस शख्स को दोबारा सांस लेने की मोहलत तक मुयस्सर न हुई थी। पता करो दाद, खावर के साथ दूसरा मिलने वाला शख्स कौन है? वो जो कोई भी है, उसने अपनी मौत को दावत खुद दी है और उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। मुकज़्ज़म वो चाकू ज़मीन पर फेंकता उठ खड़ा हुआ और बेसमेंट से निकलता चला गया। इफ़रा अलमारी में अपने और जहाज़ेब के कपड़े तरतीब से सेट कर रही थी जब जहाज़ेब कमरे में दाखिल हुआ। दबे दबे कदमों से चलता हुआ इफ़रा के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया, जबकि वो अपने काम में इतनी मगन थी कि उसे जहाज़ेब की मौजूदगी का एहसास ही ना हो सका। क्या कर रही हो मिसेज? जहाज़ेब झुकते उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ बोला, जबकि इफ़रा जो अपने ध्यान में कपड़े रख रही थी अचानक अपने इतने नज़दीक जहाज़ेब की आवाज़ सुनकर एकदम डर गई थी। क्या हुआ मिसेज? लगता है मुझसे डर गई हो। जहाज़ेब अलमारी पर दाएं बाएं अपने बाजू रखते हुए बोला, जबकि इफ़रा अब बड़ी बुरी जगह फंस चुकी थी क्योंकि जहाज़ेब के दाएं बाएं बाजू होने की वजह से वो वहाँ से निकल नहीं सकती थी और ना ही पलट सकती थी, क्योंकि वह इफ़रा के इतने नज़दीक खड़ा था कि अगर वो पलटती तो इन दोनों में 1 इंच का भी फासला नहीं बचना था। वैसे तुमने मुझे अभी तक बताया नहीं। जहाज़ेब उसे कंधों से थामता उसका रुख अपनी जानब करता हुआ बोला, जो अलमारी में भरी जा रही थी, जैसे इसी में से रास्ता बनाकर बाहर निकल जाएगी। क्या नहीं बताया? इफ़रा इकलाते हुए बोली, यही कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। जहाज़ेब उसकी कमर में हाथ डाले अपने करीब करते हुए बोला और एक हाथ से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया। मैं आपको क्यों बताऊँ? इफ़रा जहाज़ेब की तरफ देखते हुए बोली, जबकि इसकी इतनी नज़दीकी से दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। क्योंकि मुझे जानना है। जहाज़ेब इसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला। मैं तो नहीं बताऊँगी, इफ़रा शरारत से बोली, और ना बताने की वजह जहाज़ेब ने उसे अलमारी के साथ लगाते उसके अतराफ दोनों हाथ रखे चेहरे पर झुकते हुए बोला, वो मेरी मर्ज़ी। इफ़रा भी शायद उसे सताने के मूड में थी। तुम्हारी मर्ज़ी की तो मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। जहाज़ेब भी इफ़रा की जानब देखते उसका दुपट्टा उसके सर से सरका चुका था। बोलो, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे? अभी मेरा मूड नहीं है, फिर कभी बताऊँगी। इफ़रा एक अदा से बोलती झुककर उसके बाजू के नीचे से बाहर निकल गई और दरवाजे की जानब दौड़ लगाई, जबकि जहाज़ेब तो हैरत से उसे देखता ही रह गया। फरी, जहाज़ेब उसे घूरते हुए चिल्लाकर बोला, जबकि इफ़रा का लगा कर हंसी। वापस आओ इफ़रा, जहाज़ेब उसे हुक्म देते हुए बोला। मैं तो नहीं आ रही, इफ़रा नाक चढ़ाते हुए बोली। रुको तुम। जहाज़ेब तेवरी चढ़ाते उसकी जाना पड़ा, जबकि जहाज़ेब को अपनी तरफ आता देखकर इफ़रा दौड़ कर दरवाज़ा खोल चुकी थी। वैसे अब ऐसा भी नहीं कि आपका हर हुक्म मानती रहा करूँ। मैं कभी कभी इनकार सुनने की आदत आपको भी डाल लेनी चाहिए। फिर जहाज़ेब को बोलती तेज़ी से कमरे से भागी थी, क्योंकि जहाज़ेब उसके नज़दीक तर आ चुका था। इफ़रा कमरे से निकल कर भाग गई तो जहाज़ेब भी इसके पीछे ही था, क्योंकि जहाज़ेब का उसे बख्शने का कोई इरादा नहीं था, जबकि इफ़रा उससे बचती फुल स्पीड से आगे को भाग रही थी। इज्जत से वापस आओ इफ़रा, वरना अच्छा नहीं होगा। इफ़रा के पीछे भागते जहाज़ेब ने आवाज़ लगाई, आपके पास कुछ अच्छा होता भी है? इफ़रा दौड़कर सोफ़े के पीछे जाते हुए बोली। अब मंजर ये था कि सोफ़े के पीछे इफ़रा, जबकि सोफ़े की अगली साइड पर जहाज़ेब था। इफ़रा कभी दाएं जानब तो कभी बाएं, और जहाज़ेब भी इसी तरफ जाता।
जहाँ को इफ़रा जा रही थी, जबकि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी अलीज़ा मुंह खोले इन दोनों को देख रही थी जो आसपास से बिल्कुल बेनियाज अपनी लड़ाई में मगन थे। इफ़रा रुक जाओ एक जगह, तुम मेरे हाथ लगी तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, जाज़ेब उसे धमकाते हुए बोला। आप आगे छोड़ते कब हैं? इफ़रा बोलती दूसरी सोफे की जानिब भागी, जबकि मौका पाते ही जाज़ेब एक ही जज्बे तक पहुँचा उसे सख्ती से पकड़ चुका था। छोड़े मुझे, इफ़रा खुद को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। अब बताओ क्या बोल रही थी तुम कि मैं आगे तुम्हें छोड़ता कब हूँ? हाँ, अब मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ, जाज़ेब उसे और मजबूती से जकड़ते हुए बोला, जबकि उसकी पकड़ में इफ़रा फड़फड़ा रही थी। छोड़े मुझे प्लीज़, सॉरी, आइंदा नहीं करूँगी। इफ़रा खुद को छुड़वाने की खातर भी माफ़ी मांगी। लेकिन अब तो तुम कर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा ताकि तुम दोबारा ऐसा कुछ ना कर सको। जाज़ेब एक ही झटके में उसे बाजुओं में उठा चुका था। ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ नीचे उतारें मुझे। इफ़रा जाज़ेब की तरफ देखती घबराते हुए बोली। नामुमकिन। जाज़ेब ने इफ़रा से बोलते कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाए, मगर सामने अलीज़ा को देखकर फ़ौरन रुक गया, जो चेहरा नीचे की अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में सुर्ख पड़ी थी। जाज़ेब एकदम से शर्मिंदा हुआ था, जबकि जाज़ेब को मुसलसल सामने देखता पाकर इफ़रा ने भी सामने देखा तो अलीज़ा को मौजूद देखकर इसका दिल चाहे शर्म से डूब मरे। जाज़ेब ने इफ़रा को फ़ौरन नीचे खड़ा किया और इफ़रा अपनी आवाज़ काबू करती साथ साथ अपना दुपट्टा भी दुरुस्त कर रही थी। अलीज़ा अपनी मुस्कुराहट दबाती सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। एन्जॉय योर टाइम एंड गेट ऑन विद योर वर्क, ऑल द बेस्ट। अपना वक्त एंजॉय करो और अपना काम जारी रखो। अलीज़ा इफ़रा के कान में सरगोशी करती अपनी मुस्कुराहट दबाती वहाँ से चली गई, जबकि अलीज़ा की बात पर इफ़रा मज़ीद शर्मिंदा हुई थी। बस करो, बस करवा दिया ना बदनाम आपने मुझे। हाय अल्लाह, भाभी क्या सोच रही होंगी, कितने बेशर्म हैं हम दोनों। इफ़रा जाज़ेब की तरफ देखती दुआई देती हुई बोली। जाज़ेब ने ताज्जुब से इफ़रा की तरफ देखा, फिर इसकी कलाई पकड़ता है कि झटके से उसे अपने करीब कर चुका था। वो कुछ नहीं सोचेगी, काफ़ी समझदार हैं वो, और तुम अपना हिसाब दो पहले मुझे। जाज़ेब दोबारा इसी टोन में आ चुका था। नहीं प्लीज़, अभी थोड़ी देर पहले वाली हरकत नहीं भूल रही मुझे। आप मज़ीद शर्मिंदा करवाना चाह रहे हैं आप। हमें शर्म है कि नहीं? इफ़रा उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली। नहीं, मुझ में बिल्कुल शर्म नहीं, और ये बात तुम्हें अच्छे से जान लेनी चाहिए। जाज़ेब दोबारा उसकी कलाई थाम चुका था। फरी इन दोनों को अपने नज़दीक से समरा बेगम की आवाज़ सुनाई दी तो जाज़ेब ने झटके से इसका हाथ छोड़ा और 2 कदम फासले पर खड़ा हुआ। फरी बच्चे, सबा का कमरा सेट कर दो ज़रा, मुलाजमा को बोल दिया मैंने। समरा बेगम इफ़रा की जानब देखते हुए बोली तो इफ़रा ने जल्दी से में सर लगाया, क्योंकि उसे सिर्फ मौका चाहिए था जाज़ेब की आंखों से ओझल होने का। अरे बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? समरा बेगम जाज़ेब की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोली। नहीं चाची जान, वो मुझे इफ़रा से कुछ काम था। तुम अपना काम ख़त्म कर लो, तुम मेरी बात सुन लेना। कमरे में आकर बात बहुत ज़रूरी है, इसलिए जल्दी आना। जाज़ेब इफ़रा की जानब देखते मुस्कुरा कर बोला तो इफ़रा का दिल एकदम से तेज़ रफ्तार पकड़ चुका था, क्योंकि वो अच्छे से समझ गई थी जाज़ेब की ज़रूरी बात कौन सी है। जी, इफ़रा बोलती फ़ौरन वहाँ से रफ़ ऊँचा कर हुई थी, जबकि जाज़ेब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अलीज़ा इस वक्त किचन में बैठी पानी पी रही थी, जब किचन में समरा बेगम दाखिल हुई और इनके पीछे सबा भी किचन में दाखिल हुई थी। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। अलीज़ा ने अदब से मुस्कुरा कर सलाम किया। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो? कुछ चाहिए था तो बता देती, किचन में क्यों आ गई? अभी तुम्हें किचन में नहीं आना जब तक खीर की रस्म नहीं हो जाती। समरा बेगम अलीज़ा की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। जी, वो मैं बस पानी पीने आई थी, अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अच्छा, कुछ खाओगी तुम? नहीं चाची, बस मैं चलती हूँ। अलीज़ा बोलती उठ खड़ी हुई। नहीं, बैठो इधर ही, अपनी सेहत देखो कितनी सी है, कुछ खाया पिया करो। समरा बेगम से बैठने का इशारा करते हुए बोली। सबा बेटा, तुम फ्रिज से फ्रूट्स निकालो और काट कर दो इसे, खुद तो इसे ज़रा फिक्र नहीं अपनी सेहत की। समरा बेगम सबा की तरफ देखते हुए बोली तो उसने अपने गुस्से पर काबू पाते अलीज़ा की तरफ खैर बरसाती नज़रों से देखा। नहीं चाची जान, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ देर बाद खा लूँगी मैं। अलीज़ा ने मना करना चाहा। चुप करके बैठ जाओ इधर ही, जाओ तुम सबा। समरा बेगम ने दोबारा सबा को फ्रूट्स निकालने का हुक्म दिया तो वो जल्दी बुनती फ्रिज से फ्रूट्स निकालने की। ये मुकज़्ज़म कहाँ पर है? सुबह से दिखाई नहीं दिया। समरा बेगम ने अलीज़ा की जानब देखते पूछा। पता नहीं चाची जान, मुझे तो बता कर भी नहीं गए। अलीज़ा समरा बेगम की जानब देखते हुए बोली। कोई बात नहीं, तुम परेशान हो, कोई ज़रूरी काम आ गया होगा इसलिए चला गया होगा और बताने का मौका नहीं मिला होगा। तुम खुद फ़ोन करके पूछ लो। समरा बेगम ने उसे हाल बताया तो वो मुस्कुरा दी। बीबी जान, आपका फ़ोन आ रहा है। एक मुलाजमा किचन में दाखिल होती ही समरा बेगम को पैगाम देती हुई बोली। अच्छा चलो। समरा बेगम मुलाजमा को बोलती मुलाजमा साथ किचन से बाहर निकल गई। सबा ने एक नज़र किचन के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से समरा बेगम जा चुकी थी और एक नज़र टेबल पर बैठी अलीज़ा की जानब देखा और फिर गुस्से से उससे घूरती उसकी तरफ गई और ज़ोर से टेबल पर हाथ दे मारा। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या सोचा था तुमने कि मैं तुम्हारी खिदमत करूँगी? तुम्हें फल फ्रूट काट कर प्लेटों में रख कर दूँगी। सबा नायत बदतमीज़ी से अलीज़ा की तरफ देखती हुई बोली। मुझे तुमसे खिदमतें करवाने का कोई शौक़ नहीं है, समझ आई? और मुझसे ज़रा दूर रहा करो और अपनी लिमिट में रहकर बात किया करो, बदतमीज़ लड़की। सब अलीज़ा सबा की तरफ देखती सख्त लहजे में बोलती झटके से उठी और किचन से निकल गई। दूर तो तुम्हें मैं करूँगी इस हवेली से, इस हवेली के लोगों से और मुकद्दम मीर की ज़िंदगी से। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी की भीख मांगोगी। सबा इस रास्ते को घूरते हुए बोली जहाँ से अभी अलीज़ा गुजर कर गई थी और उसे हाथ में पकड़ी छुरी और प्लेट वहीं पर पटकती किचन से निकल गई।
अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई और झटके से अपना दुपट्टा गले से उतारती बेड पर फेंकने के अंदाज में रखा। उसे पता नहीं क्यों सब अच्छी नहीं लगती थी। इस लड़की की आंखों में कुछ अजीब सा महसूस होता था और इससे तो इसे कुछ ख़ास किस्म की तकलीफ़ थी जो वो बार बार इसके सामने आकर यूँ बदतमीज़ी करती थी। अलीज़ा को इसकी बदतमीज़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था और ये ज़िंदगी में पहली बार था जब इससे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। अलीज़ा ये सब कुछ सोच रही थी जब उसे अचानक मुकद्दम का ख्याल आया तो उसने उठकर अपना फ़ोन तलाश करना शुरू किया। तो फ़ोन उसे ड्रेसिंग टेबल के दराज में से मिल गया। फ़ोन निकालकर अलीज़ा ने ऑन किया और मुकद्दम का नंबर निकाला और फ़ोन लेकर बेड पर बैठ गई। सबसे से हुई गुफ्तगू वो भूल चुकी थी। उसके ज़हन में सिर्फ मुकद्दम का ख्याल था और यही उसकी ख़ास वजह थी कि अगर उसे कभी गुस्सा आता भी था तो ये भूल जाती थी। कभी उसने गुस्से को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और वैसे भी मुकद्दम का ख्याल गुस्सा तो क्या हर चीज़ बुलाने की सलाहियत रखता था। अलीज़ा ने फ़ोन निकालते मुकद्दम का नंबर मिलाया और इसके नंबर पर कॉल की, मगर इसका नंबर बंद जा रहा था। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी कॉल जब ना हुई तो अलीज़ा ने मुकद्दम को कुछ मैसेजेस किए। काफ़ी देर बाद जब मुकद्दम कोई रिप्लाई नहीं आया तो अलीज़ा अफसरदा हो गई। वो मुकद्दम को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी जो सुबह से पता नहीं कहाँ गायब था। आप भूल गए हैं ना, मुझे इसलिए बता कर भी नहीं गए और मुझे फ़ोन भी नहीं किया, ना ही मेरे मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं। अलीज़ा उदासी से बोलती उठ खड़ी हुई और अब इसका इरादा नमाज अदा करने का था क्योंकि बाहर असर की अजान हो रही थी। वहाँ से निकलने के बाद मुकद्दम काफ़ी गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रही थी इसका दुश्मन कहाँ छुप सकता और यही नहीं वो इस पर इसकी फैमिली पर नज़र भी रखे हुए, मतलब कोई तो है जो हवेली में ही है। मुकद्दम ने ये सब सोचते अपना फ़ोन निकाला जो डेड हो चुका था। चलें सर दाद गाड़ी मुकद्दम के सामने रोकते बोला तो मुकद्दम अपना फ़ोन चेक करता, गाड़ी की फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता, गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ सर, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा? मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोला जो अपना फ़ोन चार्ज पर लगा रहा था। हाँ शायद डेड हो गया। मुकद्दम दाद की तरफ देखते हुए बोला। दाद ने हाँ में सर लाया। फ़ोन ऑन करते ही मुकद्दम को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर बेशुमार अलीज़ा के नाम से आए हुए कॉल्स और मैसेजेस मौसूल हुए जिसे देखते ही वो एकदम परेशान सा हो गया। मतलब वो इतनी कॉल्स और मैसेजेस से क्यों करेगी? सब खैरियत तो होगी क्योंकि आज से पहले कभी भी उसके फ़ोन पर अलीज़ा की कोई भी कॉल या मैसेज नहीं आया था, लेकिन आज आया था और वो दिल ही दिल में सोचता अलीज़ा के मैसेजेस पढ़ने लगा। इनबॉक्स खोलते वो जैसे जैसे अलीज़ा किए कि मैसेज पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के रंग बदलते जा रहे थे और होंठों पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने जगह बना ली थी। अस्सलाम वालेकुम मीर, आप अभी तक घर नहीं आए? सब खैरियत है? आपका नंबर भी बन जा रहा है, आप कुछ बता कर भी नहीं गए। चची जान आपका पूछ रही थी मुझसे आप कहाँ पर हैं। सब मैसेजेस वक्फे पर आए हुए थे। कोई मैसेज पाँच मिनट के वक्फे पर था और कोई 10 मिनट के वक्फे पर। मैसेजेस को देखते साफ पता चल रहा था कि अलीज़ा इसी के इंतज़ार में बैठी थी कब मुकद्दम मैसेज देखे और कब जवाब दे। अलीज़ा किए गए मैसेज देखकर मुकद्दम फ़ौरन समझ गया कि वो इसी के लिए परेशान हो रही है। मैं कुर्बान मेरी शहज़ादी मेरे इंतज़ार में बैठी है, बस कुछ देर सारे जवाब अपनी पनाह में भर कर ही दूंगा। मुकद्दम दिल ही दिल में अलीज़ा से मुखातब हुआ। मुकद्दम का बस नहीं चल रहा था, वो उड़ कर पहुँच जाता अलीज़ा के पास। दाद जल्दी चलाओ गाड़ी। मुकद्दम ने दाद को हुक्म दिया तो दाद जी सर कहता गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर गया। अलीज़ा नमाज़ पढ़ कर बेड पर बैठी दोबारा अपना फ़ोन चेक कर रही थी जहाँ मुकद्दम का कोई भी जवाब उसे मौसूल नहीं हुआ था जबकि मैसेजेस वो पढ़ चुका था। ये देखते अलीज़ा को बहुत गुस्सा आया। उसने मैसेजेस पर भी अलीज़ा को जवाब नहीं दिया। वो गुस्से से खोल रही थी जब उसे बाहर मुकद्दम की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अलीज़ा का दिल एकदम से धड़का था। उसका दिल चाह रहा था वो कहीं छुप जाए। अजीब सा एहसास था जब वो यहाँ नहीं था तो इसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और जब वो आ गया था उसे छुपने की कोशिश कर रही थी। मुकद्दम जल्दी से गाड़ी से उतरा और अपना फ़ोन लेता कदम हवेली के अंदर की जाने बढ़ाया। हवेली के अंदर दाखिल होकर मुकद्दम ने देखा तो इसे इर्द गिर्द कोई भी नज़र नहीं आया जबकि मुलाजमों की चहल पहल तो आम सी बात थी। मुकद्दम इन सब को इग्नोर करता सीढ़ियाँ चढ़ता अपने कमरे की जानिब चल दिया। वो इस वक्त सिर्फ अलीज़ा को देखना चाहता था। बेकरार तो वो पहले भी था, अकेले छोड़ने का तो इसका पहले भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन उसके मैसेजेस पढ़ने के बाद तो जैसे उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। मुकद्दम ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने अलीज़ा बैठी हुई नजर आई। जब ना रुख मोड़े बैठी शायद अपने फ़ोन में मसरूफ़ थी। मुकद्दम के लबों को एकदम से मुस्कुराहट ने छुआ था। मुकद्दम मुस्कुराता वो कमरे में दाखिल हुआ और ऐसा दरवाज़ा बंद करता अपने कोट के बटन खोलते हुए अलीज़ा की जाना बढ़ा। अपना कोट उतार कर साइड पर रखकर मुकद्दम अलीज़ा कुछ फासले पर टिक कर बैठ गया और अब बगौर उसे देखने लगा जिसने एक बार भी नज़र उठाकर इसकी तरफ नहीं देखा था। मतलब साफ था कि वो इससे नाराज़ थी। मुकद्दम ने गला खनकार कर इसे अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी इसी तरह बैठी रही और मुकद्दम की जानिब नहीं देखा। लगता है कोई नाराज़ है मुझसे, मुकद्दम अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, अलीज़ा भी इसी के अंदाज में बोली, जबकि नज़रिया बीबी सिर्फ फ़ोन की तरफ ही थी जबकि ध्यान सारा सिर्फ अपने शोर की तरफ था। लगता है कोई शदीद नाराज़ है मुझसे, मुकद्दम अपनी मुस्कुराहट दबाते बोला। किसी को क्या लगे इसकी बला से, अलीज़ा ने बगैर देखे ही जवाब दिया। हमारी तो बलाएँ भी आपकी आशिक हैं बेगम। मुकद्दम उसकी कमर में हाथ डालता उसे एकदम से अपनी तरफ खींच चुका था जबकि अलीज़ा चेहरा फेर गई थी। ये हरकत दोबारा कभी मत करना। मुकद्दम उसका चेहरा वापस अपनी तरफ करते संजीदगी से बोला तो अलीज़ा ने खफकी से नज़रें उठाकर मुकद्दम की जानिब देखा। क्यों नाराज़ है मेरा बच्चा, मुकद्दम उसे प्यार भरे लहजे में बोलता उसकी पेशानी को चूम गया था।
अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मुकद्दम की तरफ इस तरीके से देखा जैसे नज़रों ही नज़रों में कह रही हो कि ये भी मैं बताऊँ कि मैं क्यों नाराज़ हूँ। अलीज़ा की नज़रों में मौजूद तहरीर पढ़कर मुकद्दम मुस्कुराया। यार एक बहुत ज़रूरी काम आ गया था इसलिए इमरजेंसी जाना पड़ा। काम बहुत ज़रूरी था वरना कौन बेवकूफ़ अपनी 2 दिन की नई नवेली दुल्हन को अकेला छोड़ कर जाए। आपने मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दिया। अलीज़ा के मुँह से असल बात निकली। फ़ोन डेड हो गया था इसलिए नहीं दे सका और जब देखा तो तब घर के बहुत नज़दीक था। सोचिए अपनी बेगम को रूबरू ही सारे जवाब दे दूँ। मुकद्दम उसे अपने और नज़दीक करते हुए बोला तो अलीज़ा घबराई। वो नाराज़गी में इसके काफ़ी करीब आ चुका था। मुझे मिस कर रही थी। मुकद्दम अपनी नाक को उसका सुर्ख पड़ते गाल पर रगड़ते हुए बोला। नहीं तो अलीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में जवाब दिया। तो फिर अब इतने मैसेजेस और कॉल। मुकद्दम नज़रें उठाकर उसकी आंखों में झांकता बोला जो फ़ौरन से नज़रें झुका गई थी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकती हो? मुकद्दम उंगली से उसकी ठोड़ी ऊपर करते उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला तो अलीज़ा की पलकें एकदम से लर्जी। मैं तो कुछ नहीं छुपा रही। अलीज़ा अपना लहजा मजबूत करते हुए बोली। तुम छुपा सकती भी नहीं बेगम, क्योंकि तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ मैं। मुकद्दम मुस्कुरा कर बोलता उसके एक गाल पर शिद्दत से लब रख चुका था। आप फ्रेश हो जाएं। अलीज़ा मुकद्दम के सीने पर दोनों हाथ रखकर उसे पीछे करने की कोशिश करते हुए बोली। मैं तो तुम्हें देख कर ही फ्रेश हो गया था। अलबत्ता मेरी बेगम नहीं है और मुझे इन्हें फ़्रेश करने के बहुत से तरीके आते हैं। मुकद्दम उसके लर्जते होंठों पर नज़र जमाते हुए बोला और अगले ही पल झुककर पूरे इस्तेकाक से प्यारी शिरार करके पीछे हटा, जबकि अलीज़ा सर पैर तक सुर्ख पड़ चुकी थी। चलो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बाद में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। अभी फ़िलहाल मेरे कपड़े निकालो। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते एक आंख दबाते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने फ़ौरन नज़रें झुकाई थी और चेहरा सुर्ख अनार बन चुका था, जिसे देखकर मुकद्दम का दिल मज़ीद बेईमान हो रहा था। बेगम क्यों मेरे सामने सरापा हुस्न बनकर बैठी हो? अगर मैंने अपना सब्र खो दिया ना तो आपकी जान मुश्किल में फंस जाएगी। इसलिए ज़रा ये अपने चेहरे के रंगों कंट्रोल करें। उन्हें एकदम से उसे खींचता खुद में भेज दिया था और इसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि अलीज़ा को लग रहा था अभी इसका सांस बंद हो जाएगा। हाँ छोड़े मुझे, मेरा सांस बंद हो रहा है। मुकद्दम को अपने सीने में से अलीज़ा की गुटी गुटी आवाज़ सुनाई दी तो मुकद्दम मुस्कुराते हुए इससे अलग हुआ। मैं खाना लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं। अलीज़ा बुखलाई हुई बोली और बगैर मुकद्दम की तरफ देख के फ़ौरन ही कमरे से निकल गई, जबकि मुकद्दम इसके पीछे से दिलकशी से मुस्कुरा दिया। अलीज़ा खाना लेने किचन में दाखिल हुई तो इफ़रा वहाँ पहले से मौजूद थी। इफ़रा को देखते अलीज़ा के चेहरे पर एकदम से मुस्कुराहट आई। वो चलती हुई ठीक इफ़रा के पीछे खड़ी हो गई और थोड़ा सा उसके कान के करीब होते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली, देवरानी साहिबा देवर जी को अकेला छोड़कर आ गई क्या? हमने पीछे ठीक से अलीज़ा की आवाज़ सुनते इफ़रा झटके से पीछे मुड़ी तो देखा अलीज़ा मुस्कुराकर मशकूक नज़रों से उसी की तरफ देख रही थी। भाभी आपको कुछ चाहिए था क्या? इफ़रा अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोली। हाँ मैं तो मीर के लिए खाना लेने आई थी, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? देवर साहब तुम्हारा कमरे में इंतज़ार कर रहे हैं। अलीज़ा भी बाज ना आई, जबकि इफ़रा सुर्ख पड़ चुकी थी। भाभी प्लीज़ मुझे शर्मिंदा तो ना करें। इफ़रा बेचारी सी शक्ल बनाती अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। तो इसकी शक्ल देखते ही अलीज़ा ने बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। अच्छा ठीक है, अब रोने मत लग जाना। अलीज़ा इफ़रा की तरफ देखते मुस्कुराते हुए बोली। भाई का बाय। भाभी अलीज़ा की बात को इग्नोर करती है इफ़रा ने मुकद्दम के बारे में पूछा। बस थोड़ी देर पहले वो फ्रेश हो रहे हैं और मैं इनके लिए खाना लेने आई हूँ। अलीज़ा ने उसे तफसील बताई। अच्छा इफ़रा ने समझने वाले अंदाज में सार लाया और अब दोनों मिलकर खाना गर्म करने लगी और साथ साथ इनकी गपशप भी चल रही थी। इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, जबकि इफ़रा और अलीज़ा सबको खीर सर्व कर रही थी। इन दोनों ने ही अपनी खीर अलग अलग बनाई थी और अब सबको वो दोनों ही सर्व कर रही थी। सबको खीर सर्व करने के बाद अलीज़ा मुकद्दम के साथ वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई और इफ़रा भी नाज़ेब के साथ जाकर बैठ गई और सब ने खीर खानी थी। इन दोनों की तारीफ़ करनी थी जिसकी ये दोनों बेसब्री से मुंतज़िर थी। सरबराही कुर्सी पर बीच आना और इनकी दाएं जानिब आलिम साहब, जबकि बाएं जानिब रफ़ीक साहब बैठे हुए थे। रफ़ीक साहब के साथ उनकी बेगम और आलम साहब के साथ रज़िया बेगम, उनके साथ वाली कुर्सी पर सरदार साहब और साथ आमना बेगम, और आगे सामने वाली कुर्सी पर दाद और इसके साथ जैद के साथ मरियम और आयशा, और सब आगे की जानिब अलीज़ा और मुकद्दम, और इनके सामने नाज़ेब और इफ़रा, इनके साथ वाली दोनों कुर्सियों पर आसिम और उमर, जबकि अलीज़ा के साथ वाली दोनों कुर्सियों पर अली और अहमद बराजमान थे। वो आप ही या खीर बनाइए, आपने दिल करा आपके हाथ चूम लूँ। किधर हैं आपके हाथ? अहमद अलीज़ा की तरफ देखते जोश से बोला, ये हैं, ये लें, ये हैं हाथ। अली जो अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था अलीज़ा का हाथ पकड़ते अहमद की जानिब बढ़ाते बोला। अहमद भी अपनी जगह से उठता अलीज़ा की तरफ बढ़ गया। बड़े अदब व अदाब से उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़कर लबों से लगा गया, जबकि इसकी हरकत पर अलीज़ा की हंसी निकल गई, जो कब से कंट्रोल किए बैठी थी। इस बार वो हंसी और हंसती चली गई। आखिर उसके भाई थे ही अफलातून, और ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। अलीज़ा कह के मैं वहाँ बैठे तमाम अफराद ये कह के भी शामिल थे सिवाय सबा के। वाकई बहुत अच्छी खीर बनाई है आपने भाभी। इफ़रा ने भी पसंदीदगी का इजहार किया। तुमने भी बहुत अच्छी बनाई है। अलीज़ा भी मुस्कुरा कर बोली, माशाल्लाह हमारी दोनों बच्चियों ने ही बहुत लजीज़ खीर बनाई है। इधर आओ बेटा। आलम साहब अलीज़ा और इफ़रा को अपने पास बुलाते हुए बोले तो वो दोनों मुस्कुराती उठी और इनके पास गई।
आलम साहब ने अपनी जेब में से बहुत सारे 5-5 हज़ार के नोट निकाले और आधे अलीज़ा और आधे इफ़रा की जानब बढ़ाए। इफ़रा ने तो मुस्कुरा कर पकड़ लिए, मगर अलीज़ा ने पकड़ने के बजाय बीजान की तरफ देखा तो उन्होंने मुस्कुरा कर हाँ में सर लाया। तो अलीज़ा ने मुस्कुरा कर आलम साहब के हाथ से पैसे पकड़ लिए और शुक्रिया बोलती वापस जाकर बैठ गई। अलीज़ा ने अभी खीर का पहला चम्मच ही लिया था जब मुकज़्ज़म ने अपना रुख अलीज़ा की जानब करता उसके आगे प्लेट को खिसकाकर अपने और अलीज़ा के दरमियान कर चुका था और अब बड़े मज़े से अपनी प्लेट छोड़कर अलीज़ा की प्लेट से खा रहा था। मुकज़्ज़म को ऐसे खाता देखकर साहब ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी, जबकि अलीज़ा को मुकज़्ज़म की ये हरकत साहब के सामने शर्मिंदा कर रही थी। मीर क्या कर रहे हैं ये आप सब देख रहे हैं? अलीज़ा मुकज़्ज़म की तरफ देखती हल्की सी आवाज़ बोली, मैं कुछ भी नहीं खा रहा, मैं तो खा रहा हूँ और तुम क्यों नहीं खा रही? वो मुकज़्ज़म बोलता इसके मुँह में ज़बरदस्ती खीर का चम्मच डाल चुका था। अलीज़ा शर्मिंदा सी होती अपना सर झुका गई। ओ माय गॉड, इतना प्यारा। आयशा अलीज़ा की तरफ देखती उसे छेड़ते हुए बोली तो अलीज़ा का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया, जबकि चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ चुका था। मरियम ने गर्दन घुमाकर ज़ैद की तरफ देखा तो इसके देखने से ज़ैद ने भी इसकी तरफ देखा और एक दाएँ अबरू उचकाई। इसकी हरकत पर मरियम ने उसे घूरती क्यों हो बेगम, लो मैं भी तुम्हें अपने हाथों से ही खिला देता हूँ। ज़ैद शौक़ी से बोलता अपनी प्लेट में से खीर का चम्मच भरकर मरियम मुँह में ज़बरदस्ती डाल चुका था, जबकि मरियम तो आंखें फाड़े उसे देखती ही रह गई और ज़ैद की इस हरकत पर पूरे डाइनिंग टेबल पर सबके कह के झूठे थे, जबकि यंग पार्टी तो हंस हंस कर पागल हो रही थी। खीर खाने के बाद साहब ने खाना खाया था, ये भी मुकज़्ज़म कहने पर, क्योंकि उसका कहना था कि सबसे पहले सब मेरी बेगम के हाथ की ही खीर खाएंगे, फिर खाना। इसके अजीब से लॉजिक पर एतराज़ भी किसी ने नहीं किया था। खाना खाने के बाद सब बड़े एक तरफ और यंग पार्टी एक तरफ बैठी थी, जिनमें अलीज़ा मौजूद नहीं थी और सब बड़ों के लिए चाय बनाने गई थी, जबकि बाकी सब बातों में मसरूफ़ थे और मुकज़्ज़म की निगाहें बार बार अलीज़ा की तलाश में थी और आखिरकार से अपने दिल का करार नज़र आ ही गया जो इसकी तरफ आने के बजाय अपने भाई की तरफ जा रही थी। अलीज़ा किचन से निकलती बार लान माई जहाँ साहब मौजूद थे। अलीज़ा ने आज़म की तरफ देखा जो बहुत चुपचाप सा था। अलीज़ा उसे देख कर मुस्कुराई और चलती आज़म की तरफ गई। सेम अलीज़ा ने उसके करीब जाते उसे पुकारा, जी आप ही। आज़म अलीज़ा की तरफ देख कर मुस्कुराया, क्या बात है मेरा शहज़ादा, इतना चुप चुप क्यों है? अलीज़ा उसके साथ बैठती बहुत प्यार से पूछ रही थी। कुछ भी नहीं आप ही, आज़म मुस्कुरा कर बोला। क्यों कुछ नहीं? कुछ तो है। अलीज़ा उसके और करीब हुई। अभी सच बताऊँ आपके बगैर दिल ही नहीं लगता, आपको बहुत मिस करता हूँ। अब तो मैं स्ट्रॉबेरी शेक भी नहीं पीता, क्योंकि वो तो मैं आपके लिए बनाता था और आपके साथ पीता था। आज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोला, जबकि इसकी बातों में साफ उदासी झलक रही थी। अच्छा, अगर मुझे मिस करते हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। अलीज़ा प्यार से उसके माथे से बाल पीछे करते हुए बोली, पर आप ही आपको देखूँ कैसे? आपको देखने के लिए भी तरस जाते हैं हम। आज़म ने एक और मसला पेश किया, तो वीडियो कॉल कर लिया करो, पर ऐसे उदास तो नहीं हुआ करो। अलीज़ा ने हल बताया, इससे अपने भाई की उदासी देखी नहीं जा रही थी। अच्छा चलो अब मूड ठीक करो मेरा भाई, मुझे ऐसे उदास बिल्कुल नहीं चाहते। अलीज़ा उसके एक गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली तो आज़म मुस्कुरा दिया, जबकि इतनी देर से इन दोनों को ही देखकर मुकज़्ज़म ये सोच रहा था कि अलीज़ा कितनी हुनर जानती थी किसी को उदासी से खुशी की तरफ लाने के। वो दिल की ही हसीन थी, बिना कोई खोट दिल में लिए सबसे खुश दिली से मिलती थी। अल्लाह ने उसे वाकई एक बीवी नहीं अपना अनमोल तोहफ़ा दिया था, जिसकी कदर और कीमत सिर्फ मुकज़्ज़म मीर अहमद ही जानता था। अच्छा चलो आओ हम स्ट्रॉबेरी शेक बनाते हैं। अलीज़ा आज़म का हाथ पकड़ते उठते हुए बोली तो आज़म भी उठ खड़ा हुआ और वो दोनों बाकी सब से बेनियाज उठते वहाँ से चले गए। ये दोनों किधर गए? आयशा आज़म और अलीज़ा की पुश्त को देखती हुई बोली, जो अब हवेली के दरवाजे पर थे। जाओ पूछ कर आओ। मरियम आयशा की तरफ देखते हुए बोली। अच्छा आयशा उठ भी गई। पागल लड़की, कोई काम होगा तभी तो वो दोनों अकेले गए हैं, अकल से भी काम ले लिया करो तुम। मरियम आयशा का हाथ पकड़ती हुई वापस बिठाते हुए बोली, जबकि आयशा ने मुँह बनाकर मरियम की तरफ देखा और दोबारा फिर से बातों में मसरूफ़ हो गई। सब लोग वापस जा चुके थे और इस वक्त अलीज़ा किचन में खड़ी अपने लिए कॉफ़ी और मुकज़्ज़म के लिए चाय बना रही थी। चाय बनाकर अलीज़ा ने 2 कप्स में डाली और इन ट्रे में रखा, जब एक मुलाजमा ने आकर अलीज़ा को मुखातिब किया, बीबी जी वो बाहर आपका फ़ोन पाई जाए। मुलाजमा अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, मेरा फ़ोन तो रूम में है। फिर अलीज़ा मुलाजम की तरफ देखती बोली, बीबी वो लैंडलाइन पर किसी का फ़ोन आ रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ। अलीज़ा बोलती किचन से निकल गई और अलीज़ा के निकलते ही सबा किचन में दाखिल हुई और अपने दुपट्टे में छुपाई एक शीशी निकाली और अलीज़ा की कॉफ़ी में मिला दी। ये लो, अगर तुमने अपना मुँह खोला तो तुम्हारा अशर बिगाड़ दूँगी। सब मुलाजमा के हाथ में पैसे रखते हुए बोली तो पैसे देकर मुलाजमा की आंखें चमकी। उसने जल्दी से पैसे आमे सारे लाए और किचन से बाहर निकल गई। सब अभी अपनी मकरूब मुस्कुराहट लिए किचन से चली गई। अलीज़ा किचन में वापस आई और ट्रे उठाकर कमरे की तरफ चल दी। पता नहीं कौन था इस वक्त बोल ही नहीं रहा था। अलीज़ा बड़बड़ाती कमरे में दाखिल हुई। मुकज़्ज़म सोफ़े पर बैठा अपना लैपटॉप लिए अपने काम में मसरूफ़ था। अलीज़ा मुकज़्ज़म को देखकर मुस्कुराई, आपकी चाय। अलीज़ा के मुकज़्ज़म के सामने रखते हुए बोली तो मुकज़्ज़म मुस्कुरा दिया, अलबत्ता नज़रें अब भी लैपटॉप पर ही थीं। अलीज़ा अपनी कॉफ़ी लेती बेड पर बैठ गई और ऐसा ऐसा काफ़ी के घूंट बनने लगी। अभी अलीज़ा ने आधी कॉफ़ी पी थी जब इस पर गनूदगी ताल आने लगी। अलीज़ा ने कॉफ़ी पीकर कप साइड टेबल पर रखा और सीधी होकर लेट गई और करवट दाएं जानिब बदली। यहाँ सामने मुकज़्ज़म बैठा अपने काम में मसरूफ़ तरीन दिखाई दे रहा था। अलीज़ा मुकज़्ज़म को देखते देखते गहरी नींद में उतर गई। मुकज़्ज़म अपने काम मसरूफ़ साथ साथ काम कर रहा था और साथ साथ चाय पी रहा था। चाय ख़त्म करके मुकज़्ज़म ने
कप टेबल पर रखा और नज़रें उठाकर सामने देखा जहाँ अलीज़ा गहरी नींद में उतर चुकी थी। उसे देख कर मुकज़्ज़म के चेहरे पर जानदार मुस्कुराहट नींगी। अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके मुकज़्ज़म ने लैपटॉप बंद किया और साइड पर रखा और उठकर बेड की दूसरी साइड पर आया। बेड पर लेटते ही मुकज़्ज़म ने खींच कर अलीज़ा को अपनी बाहों में भरा और शिद्दत से इसका गाल चूमा। माई स्लीपिंग क्वीन, मुकज़्ज़म बोलता मुस्कुराया और इसके माथे पर मोहब्बत भरा लम्ब छोड़ता, लाइट्स ऑफ करता, उसे किसी तकिए की तरह खुद में बेचता आँखें मूंद गया। सुबह से अलीज़ा काफ़ी ढीली सी लग रही थी। आज तो इसे उठाया भी मुकज़्ज़म नहीं था, वो भी बहुत मुश्किल से, वरना कोई शक नहीं था कि उसने सारा दिन सोना ही था। अलीज़ा की तबीयत को थकावट समझते मुकज़्ज़म ने कमरे में ही नाश्ता मंगवाया था और ज़बरदस्ती अलीज़ा को खिलाकर एक टैबलेट देकर घर में सबको अलीज़ा का ख्याल रखने की हिदायत देकर ऑफिस गया था। उसका जाना ज़रूरी था, वरना इस हालत में अलीज़ा को छोड़कर कभी नहीं जाता। इफ़रा अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई तो कमरे में गोपन दे रहा था। इफ़रा ने संभल कर कदम उठाए और लाइट्स ऑन की तो देखा अलीज़ा भी सो रही थी, जबकि अब तो शाम के 5 बज रहे थे और मुकज़्ज़म भी आने वाला था और वो सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। भाभी आप ठीक तो हैं? इफ़रा परेशानी से अलीज़ा की जानिब बढ़ी। भाभी उठे। इफ़रा अलीज़ा को उठाने की कोशिश करते बोली, मगर वो फिर भी नहीं उठी। भाभी उठे, भाई आने वाले हैं। इफ़रा उसकी इस बार इसका चेहरा थपथपाते हुए बोली तो अलीज़ा ने मुंदी मुंदी आँख खोलकर इफ़रा की तरफ देखा। उठ जाएँ भाभी, फिर भाई डांटेंगे, आप सुबह सो रही हैं और कुछ खाया भी नहीं है। इफ़रा अलीज़ा को सहारा देते उठाते हुए बोली। अच्छा। अलीज़ा नींद से डूबी हुई आवाज़ में बोली और हिम्मत करती उठ खड़ी हुई। आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। इफ़रा अलीज़ा को वॉशरूम के दरवाजे के आगे छोड़ती हुई बोली और कमरे से चली गई। अलीज़ा ने हिम्मत करते शावर चलाया और कपड़ों समेत शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसका दिमाग सुन पड़ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर खुद को पानी के नीचे रखी अलीज़ा कुछ होश आया और अपने कपड़े चेंज करती रूम में आई और सुस्ती भरे हाथों से अपने बाल खुश करने लगी। थोड़े बहुत बाल खुश करके अलीज़ा दोबारा बेड पर जा लेटी। उसे बहुत चक्कर आ रहे थे। मुकज़्ज़म कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा को दोबारा सोता देखकर कुछ परेशान सा अपना कोट उतारता टाई ढीली करता अलीज़ा के करीब आया। मेरी जान उठ जाएँ, अब शोर वापस भी आ गया और आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। मुकज़्ज़म अलीज़ा के चेहरे से नीम गीले बाल हटाता हुआ मुस्कुराकर बोला। मुकज़्ज़म की आवाज़ पर अलीज़ा ने हल्की हल्की आंखें खोली और फिर बंद कर ली। और जब बेगम की नींद ही पूरी करनी है। मुकज़्ज़म इसकी आपके बारे से कमर से थामते उठाकर बैठाते हुए बोला तो अलीज़ा ने आँख खोलकर मुकज़्ज़म की तरफ देखा। कुछ देर तो वो देखती रही। मुकज़्ज़म गले में पानी डालकर उसके सीने पर सर आ गए। खैर तो है बेगम, आज खुद मेरे नज़दीक आकर क्यों मुझे बहका रही हो? मुकज़्ज़म से और करीब करते उसके कान में बोला। मुकज़्ज़म के बोलने पर भी अलीज़ा ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुकज़्ज़म को कुछ अजीब सा लगा। उठो बेगम और पीछे हटो। मुकज़्ज़म इस बात संजीदगी से बोला, मगर अलीज़ा टस से मस ना हुई। मैंने बोला उठो और अब तो मुझे सोती हुई ना मिलो। मुकज़्ज़म अलीज़ा को खुद से अलग करता संजीदा लहजे में बोला तो अलीज़ा ने पूरी आंखें खोलते खफकी से मुकज़्ज़म की तरफ देखा। अगर अब तुम मुझे सोती हुई मिली तो अच्छा नहीं होगा। चलो उठो और नीचे चलो खाना खाने। मुकज़्ज़म इसका हाथ पकड़े संजीदगी से बोला। दिल तो इसका नहीं कर रहा था कि वो अलीज़ा को डांटे, मगर इसका बार बार सोना मुकज़्ज़म को परेशान कर रहा था, इसलिए मुकज़्ज़म को साफ रवैया अपनाना पड़ा। आप बहुत बुरी हैं। अलीज़ा मुकज़्ज़म की तरफ देखती खफगी से बोली। हाँ, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। अब उठो शाबाश। अब की बार मुकज़्ज़म का लहजा नरम था। अलीज़ा मुँह बनाती अपना दुपट्टा सर पर लेती मुकज़्ज़म के साथ चल दी। खाना खाने के बाद मुकज़्ज़म किसी काम का बोल कर चला गया था। वो अपने काम में बुरी तरह उलझ चुका था। एसपी का कत्ल और फिर बाकी गायब हुए खावर के आदमियों खबर खावर तक पहुंच चुकी थी और उसने उसका बदला लेने के लिए मुकज़्ज़म की फैक्ट्री में आग लगवाई थी। आग को ज़्यादा भड़कने से पहले ही कंट्रोल कर लिया गया था, मगर मुकज़्ज़म हवेली में बगैर किसी को बताए ही शहर आ चुका था। जबकि फैक्ट्री में आग लगवाने के पीछे भी खावर की एक चाल थी जो उसने बहुत महारत से चली थी। वो मुकज़्ज़म को दूसरी जानब मसरूफ़ करके अपना काम करवा लेना चाहता था और हुआ भी ऐसा ही था। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से 10 से 15 लोग ज़ख्मी हो चुके थे, जिनकी फ़िक्र में ही मुकज़्ज़म हवेली से शहर गया था बगैर किसी को बताए। उसे साफ ज़ाहिर होता था कि इससे फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से कितनी मोहब्बत और कितनी फ़िक्र है। सारी रात गुजरने के बाद भी मुकज़्ज़म घर वापस नहीं लौटा था, जबकि अलीज़ा सारी रात भी गनूदगी में ही रही थी। उसके सर से इस चीज़ का असर उतरा ही नहीं था जो सबा ने कॉफ़ी में मिलाई थी। अलीज़ा अपना भारी सर संभालती हुई उठी और वो मुश्किल आंखें खोलती सामने रख घड़ी की तरफ देखा जहाँ सुबह के 8 बज रहे थे। अपने बाएं जानब देखा जहाँ पे मुकज़्ज़म मौजूद नहीं था। उसकी साइड पे तो ज़रा सी चादर या कंबल भी नहीं हिला था, मतलब वो सारी रात ही कमरे में नहीं आया था। ओह अल्लाह, ये क्या हो गया मुझे? मेरा सर इतना दर्द क्यों कर रहा है? अलीज़ा खुद से बोलती उठी और फ्रेश होने की घर से वॉशरूम की तरफ कदम बढ़ाए। सुबह सुबह का वक्त था। समरा बेगम किचन में मौजूद थी और इफ़रा भी इनके साथ ही थी। बीजान जाज़ेब आलम साहब और रफ़ीक साहब बाहर नाश्ते की टेबल पर नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। बीजान ने इफ़रा को आवाज़ दी और बोला कि अलीज़ा को बुला लाए, क्योंकि इतना तो इन्हें भी मालूम हो चुका था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं कल से। इफ़रा अलीज़ा कमरे में दाखिल हुई तो देखा अलीज़ा फ़ोन कान से लगाए खड़ी थी, शायद वो किसी को कॉल कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? अब कैसी तबीयत है आपकी? इफ़रा अलीज़ा की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ फरी, अब बेहतर है तबीयत। अलीज़ा भी मुस्कुरा कर बोली, जबकि हकीकत तो ये थी कि इसका सर दर्द से फट रहा था और आंखें अभी बंद हो रही थी, जिसे बहुत मुश्किल से उसने खोल कर रखा हुआ था। सुबह सुबह कैसे फ़ोन कर रही हैं? खैर तो है? इफ़रा अलीज़ा की जानब देखते हुए बोली। हाँ, तुम्हारे भाई को फ़ोन कर रही थी, शायद वो रात को वापस नहीं आए,
इसलिए अलीज़ा ने भी मुस्कुरा कर वजह बताई। तो आपकी बात नहीं हुई भाई से? इफ़रा ने अगला सवाल किया। नहीं, फ़ोन बंद जा रहा है। अलीज़ा अपना फ़ोन साइड पर रखती हुई बोली। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी भाई, अक्सर ऐसे लेट हो जाते हैं, अभी थोड़ी देर तक आ जाएंगे। चलें आएँ, बीजान नाश्ते पर बुला रही हैं। अच्छा चलो, अलीज़ा बोलती उठ खड़ी हुई और इफ़रा के साथ कदम बाहर की जाने बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने सब की तरफ देखते मुस्कुराकर मुशतरका सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है मेरी बच्ची की? बीजान अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली, जो आज कुछ कमज़ोर सी लग रही थी। ठीक है बीजान, अब बेहतर है। अलीज़ा अपनी तकलीफ़ छुपाती मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि वह इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती थी। डॉक्टर के पास चली जाओ बेटा, मुझे तुम आज बहुत कमज़ोर लग रही हो। रज़िया बेगम अलीज़ा की तरफ देखते हुए बोली। नहीं मामा जान, मैं ठीक हूँ, आप सब फिक्र मत करें। अलीज़ा सब की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली, जबकि जाज़ेब को इसकी आंखों में तकलीफ़ की झलक दिखाई दे रही थी, मगर वो सर झटकता नज़रें झुका गया। सबा कहाँ है? फरी आई नहीं? नाश्ते पर समरा बेगम ने इफ़रा से पूछा। मैं आ गई हूँ खाला जान। सबा मुस्कुराती अपनी कुर्सी पर आ बैठी और नाश्ता करने लगी, जबकि बी जान को इसकी ये हरकत नागवार गुजरी थी। ना तो इसने किसी बड़े का अदब किया और ना ही सलाम लिया, बल्कि अपनी ही धुन में आकर नाश्ता करने लगी। सबा ने नाश्ता करते नज़र उठाकर अलीज़ा की तरफ देखा। वो इसे निडाल सी लगी तो इसे देखते वो मुस्कुराई। जी लो कुछ पल अलीज़ा बीवी, फिर तुम्हें कुछ भी नसीब नहीं होगा, ना ये हवेली और ना ही हवेली के लोग और ना ही मुकज़्ज़म मीर अहमद। सबा दिल ही दिल में खुद से बोलती हुई तायशा खुश हुई। खाला जान मुझे आपसे इजाज़त चाहिए थी। सबा समरा बेगम की तरफ देखते हुए बोली। किस चीज़ की इजाज़त बेटा? समरा बेगम ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। वो खाला जान कितने दिन हो गए मुझे यहाँ आए, मगर मैं गाँव घूमने ही नहीं गई। आज इफ़रा और मैं चलते हैं, साथ अलीज़ा को भी ले जाएंगे, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, बाहर ताज़ा हवा खाएगी तो कुछ बेहतर हो जाएंगे। क्या हम जा सकते हैं? सब समरा बेगम की तरफ देखती मुस्कुरा कर बोली। हाँ क्यों नहीं, तुम लोग चल जाना, कोई मसला नहीं है, हमारा अपना गाँव है, अपने लोग हैं। और ये बात तो सच है कि जब से अलीज़ा आई है ये भी बाहर घूमने फिरने नहीं गई, इसने तो हमारा गाँव देखा ही नहीं। जाज़ेब तुम बच्चियों को ले जाना और इन्हें घुमा लाना। जवाब आलम साहब की तरफ से आया था। लेकिन हम तो लड़कियां जाएंगी, वहाँ पर भाई का क्या काम? साहबा ने जाज़ेब के साथ जाने पर एतराज़ किया। नहीं बेटा, जवान बच्चियाँ हो अकेली जाती हुई अच्छी नहीं लगोगी, किसी मर्द का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। और तुम्हारा भाई होगा ना साथ, वो तुम लोगों को हर जगह घुमा देगा। जहाँ तुम लोगों को तन्हाई चाहिए होगी वो तुम लोगों को तनहा भी छोड़ देगा, लेकिन तुम लोग अकेली हरगिज़ नहीं जाओगी। भी जाने सबा को समझाना चाहते तो सबा हाँ मैं सारे लागे। वो बहस करके ये मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। इस सारी गुफ्तगू में लीज़ा एक बार भी नहीं बोली थी और ना ही उसने नज़रें उठाकर किसी की भी तरफ देखा था। वो सिर्फ अपना नाश्ता करने में मसरूफ़ थी, जो बहुत ही सुस्ती से कर रही थी, जबकि इसका दिमाग कहीं और ही था। वो अपने सुन्न होते दिमाग से मुसलसल मुकद्दम के बारे में सोच रही थी। बेटा तुम बच्चियों को ले जाना, आलम साहब ने जाज़ेब की तरफ देखते हुए बोला। जी ठीक है चाचा जान। जाज़ेब तबदारी से बोलता अपने नाश्ते में मसरूफ़ हो गया। फरी मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, प्लीज़ मुझे फ़ोर्स मत करो, तुम चली जाओ। अलीज़ा इफ़रा की जानब देखते हुए बोली, जो पिछले 1 घंटे से मुसलसल अलीज़ा को मनाने की कोशिश कर रही थी, जो जाने के लिए मान ही नहीं रही थी। भाभी प्लीज़ चलें ना, आप बाहर का मॉल देखेंगी तो आप फ्रेश हो जाएंगी, आपकी तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। प्लीज़ आप मेरी बात मान लें, मेरी खातिर सिर्फ एक बार। इफ़रा बहुत मासूम सी शक्ल बनाकर अलीज़ा की जानब देखते हुए बोली। फरी तुम फजूल ज़िद मत करो, मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं घर ही रहूँगी। अलीज़ा ने फिर से इनकार किया। तो आप नहीं जाएंगी भाभी? इफ़रा उदासी से बोली तो अलीज़ा ने इफ़रा की तरफ देख के बगैर ही नाम सर लाया। ठीक है भाभी, आपकी मर्ज़ी, आइंदा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगी। इफ़रा अलीज़ा से बोलती उठ खड़ी हुई तो अलीज़ा ने नज़रें उठाकर इफ़रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उदासी साफ नज़र आ रही थी, मतलब वो अलीज़ा के इनकार से हर्ट हुई थी। अच्छा रुको, आ रही हूँ, मैं चेंज कर लूँ। अलीज़ा बोलती चेंज करने चली गई, जबकि इफ़रा अलीज़ा को मानते देखकर खुशी से उछली पड़ी थी। वो लोग हवेली से निकल चुके थे। फ्रंट सीट पर इफ़रा और जाज़ेब और पीछे अलीज़ा सबा बैठी हुई थी। गाड़ी मुकम्मल खामोशी थी। अलीज़ा विंडो से बाहर के नज़ारे देख रही थी, जबकि सबा अपने मोबाइल में मसरूफ़ थी। भाभी आप ठीक हैं? इफ़रा ने अलीज़ा की जानब देखते हुए पूछा। अलीज़ा ने सिर्फ इतना ही जवाब दिया और दोबारा विंडो स्क्रीन के बाहर के नज़ारे देखने लगी। वो इन सब से बिल्कुल बेनियाज बैठी थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था इसे हो क्या रहा है। इसका दिमाग एकदम सुन सा पड़ा था, जैसे कोई समझ ही ना आ रही हो। और ये भी सबा के ही करामात थे। जब इफ़रा अलीज़ा को मनाने के लिए इसके कमरे में गई तो वो मुलाजमा को बोल कर गई थी कि अलीज़ा के लिए दूध गर्म करके लाए, क्योंकि उसे टैबलेट खानी थी और ये सबा ने सुन लिया था। इसलिए उसने उस दूध में भी कोई दवा मिला दी, जिसे पीने के बाद अलीज़ा को अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हो रहा था। उसके आसपास क्या हो रहा है वो इस सब से बिल्कुल बेनियाज थी। जाज़ेब ने इन तीनों को बहुत से बाग खेती और वहाँ पर मौजूद ऊंची पहाड़ियाँ दिखाई दी, जो बहुत खूबसूरत थी। यकीनन अगर अलीज़ा को अपना होश होता तो इस खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होती, लेकिन वो बुझी सी थी, ढीली सी थी। और उसे ऐसे देखकर इफ़रा और जाज़ेब बहुत परेशान हो रहे थे। इफ़रा को तो अलीज़ा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए जाज़ेब इन लोगों को अपने खेतों में ले आया, जहाँ औरतें पानी भर रही थी और इनके कुछ बच्चे और कुछ बच्चियाँ वहाँ पर खेल कूद कर रहे थे। वहाँ पर काफ़ी रौनक लगी हुई थी। इफ़रा को ये जगह बहुत पसंद थी।
इसलिए इफ्रा अलीज़ा और सबा को लेती वहाँ पर चली गई, जबकि जाज़ेब खेतों में काम करते मर्द हज़रात की तरफ चला गया। इफ्रा काफ़ी देर से मुकज़्ज़म से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी। उसकी कोशिश थी कि वो मुकज़्ज़म को अलीज़ा की तबीयत के बारे में बताए, जो कल रात से गायब है, और वो सुबह से बार बार मुकज़्ज़म का नंबर ट्राई कर रही थी। और अब खुशकिस्मती से मुकज़्ज़म का नंबर ऑन हो ही गया था और उसने इफ्रा की कॉल रिसीव कर ली थी। अस्सलाम वालेकुम भाई। कॉल रिसीव होते ही इफ्रा ने मुश्तिक का सलाम किया। वालेकुम सलाम, खैरियत? तुम सुबह से कॉल्स कर रही थी और तुम्हारी भाभी किधर है? इनका फ़ोन क्यों बंद जा रहा है? मुकज़्ज़म ने एक ही बार में 3 सवाल कर डाले, जबकि अलीज़ा का पूछने पर इफ्रा मुस्करा दी। मतलब इसका अंदाज़ा गलत था। मुकज़्ज़म इससे बिल्कुल गाफिल नहीं हुआ था, बल्कि वो तो अपने किसी काम में उलझ गया था जिसकी वजह से वो वापस नहीं आ सका, और अलीज़ा की फ़िक्र तो उसे बहुत ज़्यादा थी। मुकज़्ज़म की बात करने के अंदाज़ से ही वो समझ चुकी थी। जी भाई, सब खैरियत थी? आप कल रात से घर वापस नहीं आए और भाभी की तबीयत कुछ ठीक नहीं? कल से आज सुबह से ही वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, ना ही वो किसी डॉक्टर के पास जाने को तैयार हैं। बी जान की इजाज़त से हम सब बाहर आए हैं, और बाहर आने पर भी भाभी की तबीयत वैसी की वैसी है। वो ना तो किसी से बात कर रही हैं और ना किसी चीज़ की तरफ देख रही हैं। मुझे उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। भाई आप प्लीज़ जल्दी वापस आ जाएं और भाभी को देखें। आकर इफ्रा ने मुकज़्ज़म को सच्चाई से सारी तफसील बताई, क्योंकि वो कुछ भी छुपाना बिल्कुल नहीं चाहती थी। कहाँ है तुम्हारी भाभी? मुकज़्ज़म ने अगला सवाल किया। जी वो यहाँ आई हैं, रुके मैं आपकी बात करवाती हूँ। इफ्रा बोलती है। अलीज़ा की जानब बढ़ी और अलीज़ा की तरफ फ़ोन बढ़ाया तो अलीज़ा ने नासमझी से नज़र उठाकर इफ्रा की जानब देखा तो इफ्रा ने फ़ोन पकड़ने का इशारा किया तो अलीज़ा ने फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में सलाम लिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी कॉल किस किया। वालेकुम सलाम मेरी जान, कैसी तबीयत है आपकी? फ़ोन में से मुकज़्ज़म की बारीक गंभीर आवाज़ सुनाई दी। जी ठीक है, अलीज़ा ने मुनासिब सी आवाज़ में जवाब दिया। तो उसे ऐसे बात करता देख कर मुकज़्ज़म बेचैन सा हुआ। मेरी बात सुनो और ध्यान से सुनना। मुकज़्ज़म का लहजा एकदम से संजीदा हुआ था, क्योंकि सामने खड़े दाद की तरफ से जो इशारा मुकज़्ज़म को मिला था, इससे मुकज़्ज़म की परेशानी दुगनी हो गई थी। जी, अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में जवाब दिया। तुम इस वक्त जहाँ पर भी हो वहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलोगी। तुम्हारे करीब ही इफ्रा और जाज़ेब मौजूद हैं। कुछ भी हो जाए तुम इन दोनों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाओगी, चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, यहीं पर रुकोगी। आई समझ में बात? मुकज़्ज़म दाद को इशारा करते गाड़ी में बैठा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अलीज़ा को जवाब ना देता देख मुकज़्ज़म सख्त लहजे में बोला। जी, अलीज़ा ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। मैं कुछ ही देर में पहुँच रहा हूँ। तुम अच्छी मुकज़्ज़म की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी जब कॉल कट गई। शेर मुकज़्ज़म ने अपना फ़ोन देकर डैशबोर्ड पर फेंका। दाद अपना फ़ोन दो जल्दी। मुकज़्ज़म का लहजा ख़तरनाक हद तक संजीदा था। दाद ने फ़ौरन अपना फ़ोन मुकज़्ज़म की जानिब बढ़ाया तो मुकज़्ज़म ने जल्दी पकड़कर जाज़ेब को कार मिलाई, जो तीसरी बेल पर उठा ली गई। हेलो। फ़ोन के स्पीकर में जाज़ेब की आवाज़ गूंजी। कहाँ पर हो तुम? मुकज़्ज़म काफ़ी सीरियस अंदाज में बोला। मैं खेतों में हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? जाज़ेब को फ़िक्र लाखों। अलीज़ा किधर है? अगला सवाल पूछा गया। वो औरतों की साइड पर है, इफ्रा और सबा के साथ। हुआ क्या है? तुम कुछ बताओगे? जाज़ेब को इसका लहजा फ़िक्रमंद कर रहा था। जाओ जल्दी इन्हें लो और हवेली पहुँचो, जल्दी निकलो यहाँ से। मुकज़्ज़म इसकी बार इस तरीके से बोला कि जाज़ेब वहाँ से भागा। तुम कुछ बताओगे? हुआ क्या? जाज़ेब भागते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और इन्हें लेकर निकलो यहाँ से। गांव में खावर के बंदों को देखा गया। अलीज़ा की जान को खतरा है, निकलो लेकर इन्हें वहाँ से। मुकज़्ज़म दौड़ा तो जाज़ेब फ़ोन बंद करता और तेज़ी से भागा। बीबी, वो मेरी बेटी आपसे मिलना चाहती है, आप इससे मिल लें, वो चल नहीं सकती। एक औरत इफ्रा के करीब आते हुए बोली। कहाँ है आपकी बेटी? इफ्रा और इर्द गिर्द नज़र घुमाती हुई बोली। वो जी इस दरख्त के पास। इस औरत ने कुछ फासले पर मौजूद दरख्त की तरफ इशारा किया। भाभी मैं बस अभी आई है। इफ्रा मुस्कुरा कर बोलती उठी और इस औरत के साथ चली गई। इफ्रा के जाती ही सबा उठी और अलीज़ा के करीब आई। तुम अकेली बैठी हो, चलो हम वहाँ फूल देखते हैं। सबा दूसरी तरफ इशारा करती हुई बोली तो अलीज़ा ने नाम में सर लाया। हुकाम मोहन उठो भी। सबा उसका हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती साथ ले जाने लगी। शायद ये उस दवा का असर था जो बंदे में सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर देता है और वो किसी के इशारों पर चलने लगता है। सबा अलीज़ा को लिए दूसरी जानिब आई, जहाँ कोई एक बंदा भी मौजूद नहीं था। सबा ने किसी को इशारा किया तो वो 2 आदमी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अलीज़ा के पीछे आकर खड़े हो गए और एक आदमी से एक रुमाल अलीज़ा के मुंह पर रख दिया, जिससे अलीज़ा ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ ही देर में इसकी मज़ामत दम तोड़ गई और वो होश व खुद से बेगाना हो गई। जाज़ेब भागते हुए इस जगह पर आया जहाँ वो इन तीनों को छोड़कर गया था, मगर वहाँ पर उसे कोई भी नज़र न आया। जबकि थोड़े फासले पर सबा उसे अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। सबा, इफ्रा और अलीज़ा कहाँ पर हैं? जाज़ेब ने परेशानी के आलम में सबा से पूछा। पता नहीं भाई, मैं तो पानी पीने गई थी, वो दोनों तो इधर ही बैठी थी, मुझे नहीं मालूम कि वो दोनों किधर गई हैं। सबा ने मकारी से झूठ बोला। क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है? आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? सबा अपने चेहरे पर झूठी परेशानी लाते हुए बोली। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। जाज़ेब बोलता दूसरी तरफ को भागा, जबकि सबा के चेहरे पर एक पल के लिए फातिहाना मुस्कुराहट आई और फिर गायब हो गई और वो भी जाज़ेब के पीछे चल दिया। आखिर उसे ड्रामा तो करना था, परेशानी का सबकी नज़रों में थोड़ी आना था उसे। जाज़ेब दूसरी तरफ आया तो वहाँ पर कुछ फासले पर बच्चों के दरमियान इफ्रा बैठी हुई दिखाई दी, तो वो तेज़ तेज़ कदम लेता इफ्रा की तरफ बढ़ा। इफ्रा, अलीज़ा कहाँ पर है? जाज़ेब इफ्रा के सर पर खड़ा होता परेशानी के आलम बोला तो इसे परेशान देखते इफ्रा भी फ़ौरन उठ खड़ी। भाभी तो इधर ही थी, सबा के साथ ही, और मैं तो यहाँ इस बच्ची को देखने आई थी। क्या हुआ? भाभी कहाँ पर है? इफ्रा को अलीज़ा ना दिखाई दी तो वो भी परेशान होगी, जो जाज़ेब से पूछने लगी।
अलीज़ा मेरे साथ ज़रूर थी, लेकिन मैं तो पानी पीने गई थी और जब मैं वापस आई तो वहाँ पर कोई नहीं था सिवाय भाई के। सबा ने अपनी सफाई पेश की। बेवकूफ़ लड़की, तुम इसके पास ही रहती तो वहाँ से क्यों गई? जाज़ेब इफ़रा की तरफ देखता दहाड़ा तो वो इफ़रा इसके दहाड़ने से खौफ से कांप गई। जाज़ेब इफ़रा ने कुछ बोलना चाहा। बकवास बंद करो, अपनी तुम्हारी एक बेवकूफ़ी की वजह से उसकी जान खतरे में आ चुकी है। जाज़ेब इफ़रा की तरफ देखता अगर आया तो इफ़रा ने आंखें बेसाख्ता नाम हुई। इफ़रा से नजरें हटाते जाज़ेब ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कान मिलाई और कदम आगे की जाने बढ़ाई। जबकि पीछे खड़ी इफ़रा और सबा को अपने पीछे आने का इशारा किया तो वो दोनों इसके पीछे चल दी। हेलो, मेरी बात सुनो, कान खोलकर, इस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। हर जगह पर अपने आदमियों को फैला दो। हमारे गांव में खबर के आदमी दाखिल हुए हैं। अगर इनमें से कोई एक भी इस गांव से बाहर चला गया तो तुम सब की मौत मेरे हाथों पक्की है। जाज़ेब फ़ोन कान से लगाता खासी ऊंची आवाज़ में दहाड़ा और फ़ोन बंद करके अपनी जेब में रखता गाड़ी में बैठ गया। जबकि इसके बैठते ही वो दोनों भी बैठ चुकी थी। पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाता जाज़ेब हवेली पहुंचा। हवेली के आगे गाड़ी रोका। जाज़ेब ने इन दोनों को उतरने का इशारा किया तो वो दोनों उतर गए और हवेली के अंदर चली गई। इनकी हवेली के अंदर जाते ही जाज़ेब ने जन से गाड़ी दौड़ाई। कहाँ मरे थे तुमसे एक उसकी रखवाली नहीं हो सकी। अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जाज़ेब की दी की खबर सुनते ही मुकदम अपने हप्पे से बाहर होता गुस्से से दौड़ा। कुछ नहीं होगा उसे, हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं। कोई भी अब गांव से बाहर नहीं जा सकता। मैं गांव की हदूद पर खड़ा हूँ। यहाँ से जाने वाला हर शख्स अपनी जान से जाएगा। जाज़ेब मुकदम को हौसला देते हुए बोला, जबकि ऐसा मुमकिन नहीं था। वो कहाँ हौसला कर सकता था। अलीज़ा के मामले में उसका बस नहीं चल रहा था। वह 1 मिनट की भी देर किए बगैर उड़ कर गाँव पहुँचे और इस शख्स का सीना गोलियों से छल्ली कर दे जिसने उसकी इज्जत की तरफ आंख उठाकर देखा, उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। दाद, गाड़ी तेज़ चलाओ। मुकदम फ़ोन बंद करता दाद को हुक्म देते हुए बोला तो दाद ने गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर दी, जो पहले ही काफ़ी हद तक तेज़ थी। और अब गाड़ी हवाओं से बातें करती जा रही थी क्योंकि दाद को अलीज़ा बहुत पसंद थी। उसकी कोई बहन नहीं थी मगर वो बिल्कुल उसे अपनी बहन की तरह लगती थी और अपनी बहन की तरह ही अजीज़ थी। इफ़रा जब से घर आई थी तब से रोए जा रही थी। 1 मिनट भी ऐसा नहीं था जब वो चुप हो, जबकि ऐसा रोता देखकर घर वाले मज़ीद परेशान हो रहे थे। फरी बच्चे चुप कर जाओ, ऐसे रोने से तो कुछ नहीं होगा। इस तरह तुम मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर रही हो। तुम अपनी भाभी के लिए दुआ करो, अल्लाह पाक उसे सलामत रखे। भी जाने इफ़रा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, जो इनकी गोद में सर रखे रो रही थी। नहीं बीजान, मेरी लापरवाही की वजह से ऐसा हो गया। मैं ना जाती भाभी को अकेला छोड़कर तो भाभी इस वक्त मेरे साथ होती। अगर भाभी कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगी। इफ़रा रोती हुई बोली, जबकि रो रोकर इसकी आवाज़ भी भारी हो चुकी थी। ऐसे नहीं बोलते बेटा, अल्लाह पाक उसकी हिफाजत करेंगे, कुछ नहीं होगा उसे। भी जाने उसे चुप करवाना चाहे, जबकि वो खुद भी बेहद परेशान हो चुकी थी। उनका दिल खौफ से लर्ज़ रहा था कि अगर अलीज़ा कुछ हो गया तो वो सब ही खुद को कभी माफ़ नहीं करेंगे। जबकि इनके पास ही जाए नमाज़ पर बैठी रज़िया बेगम का दिल तो अलीज़ा की फ़िक्र के लिए अपने रब की हज़ूर दुआएं मांग रहा था और समरा बेगम की भी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। वो इनकी सगी बेटी नहीं थी मगर उन्होंने कभी उसे इफ़रा से कम नहीं समझा था और अलीज़ा ने बिल्कुल उन्हें माँ जैसी इज़्ज़त दी थी। ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तक तुम्हारे आदमी निकले क्यों नहीं उसे लेकर? सबा फ़ोन कान से लगाती काफ़ी परेशानी की आलम में बोली। मुकदम और जाज़ेब ने गांव में चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं। अगर मेरे आदमी वहाँ से निकले तो वो पकड़े जाएंगे। खावर की आवाज़ फ़ोन में गूंजी। कैसे बेहुदा आदमी रखे हैं तुमने, एक ज़रा सा काम नहीं होता इनसे। सब गुस्से से बोली, अपनी बकवास बंद रखो लड़की, यहाँ सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि अगर मेरे आदमी पकड़े गए तो मुकदम मीर अहमद ना तो तुम्हें छोड़ेगा और ना ही मुझे। खावर ने अपना डर सामने रखा। अपने आदमियों को बोलो कोई हल निकालें और जल्द अज जल्द अलीज़ा को लेकर यहाँ से निकलें, क्योंकि मुकदम गाँव पहुँचने वाला है और अगर वो पहुँच गया तो वो सारे गाँव को आग लगा देगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। सब एक लफ्ज़ पर जोर देती हुई बोली और बगैर इसकी सुने काल काट गई और फ़ोन बेड पर उछाल दिया। उसे बार बार अपनी फ़िक्र हो रही थी कहीं वो पकड़ी न जाए। अलीज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता आँखें खोली तो अपने इर्द गिर्द देखा, जहाँ मुकम्मल अंधेरा था और सामने एक टूटी हुई खिड़की से कुछ रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी। वो कमरा काफ़ी पुराना था और इनमें सब सामान टूटा बिखरा पड़ा। अलीज़ा अपनी बाजरी सर थामते हुए उठकर बैठी। ये मैं कहाँ पर हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? अलीज़ा खुद को किसी अनजान जगह देखकर काफ़ी परेशान हुई। गोया उसे याद नहीं था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँची। अल्लाह, मेरा सर! उसके सर में अभी भी शदीद दर्द था, जिसकी वजह से वो अपना सर ही थाम कर बैठ गई। जब इसके कान में कुछ लोगों को बातें करने की आवाज़ पड़ी तो वो हिम्मत करती उठी और खिड़की के करीब गई। देखिए, हम अभी गांव से बाहर नहीं निकल सकते। जाज़ेब ने चारों तरफ अपने आदमी फैला रखे हैं। अगर हम यहाँ से हिले भी तो हम पकड़े जाएंगे। एक आदमी फ़ोन पर शायद किसी को वजाहत देने की कोशिश कर रहा था, जबकि इसके सामने 2 आदमी खड़े इसी की तरफ देख रहे थे। जी सर, समझ गए, हम यहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। जी, वो लड़की बेहोश है। ओके सर। वो आदमी बोलता फ़ोन कान से हटाता बंद कर गया और सामने खड़े दोनों आदमियों की तरफ इनसे मुखातब हुआ। गाड़ी का इंतज़ाम करो और कुछ औरतों का भी हुक्म मिला है कि इस लड़की का हुलिया बदल कर उसे लेके जाना पड़ेगा। कुछ औरतों का इंतज़ाम करो और तुम गाड़ी लेकर आओ। वो आदमी सामने खड़े दोनों आदमियों को हुक्म देता उनके साथ ही बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि साइड पर खिड़की के पीछे छुपी अलीज़ा पर इनकी सारी बातें सुनकर खौफ तारी हुआ। या अल्लाह, ये लोग कौन है और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं और कहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं मुझे? मेरे अल्लाह, मेरी इज़्ज़त की और मेरी हिफाजत करना। मीर, आप कहाँ पर हैं? प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाएँ। आखिर अलीज़ा रोती हुई अपने खुदा से मदद मांगती। आखिर मैं मुकदम को पुकारने लगी।
जब उसकी नज़र कमरे के एक दरवाजे पर पड़ी जो शायद बंद था, लीज़ा फ़ौरन से पहले उठी और तेज़ कदम लेती इस दरवाजे तक पहुंची। इस दरवाजे को हाथ लगाकर देखा तो वो दरवाज़ा लकड़ी का था। लीज़ा ने बहुत जद्दोजहद की, बहुत ताकत आजमाई, बहुत हिम्मत करके इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, मगर वो दरवाज़ा नहीं खुला। आखिर तंग आकर लीज़ा वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है ऐसा इसके साथ। मुक़द्दम की गाड़ी अमाओं से बातें करती हुई गाड़ी गांव में दाखिल हुई। गांव के हदूद पर ही उसे जहाज़ेब और कुछ उसके आदमी वहाँ पर खड़े हुए दिखाई दिए। गाड़ी वहीं पर रोककर मुक़द्दम तेज़ी से गाड़ी से उतरा और जहाज़ेब की तरफ बढ़ा। क्या खबर मिली है, कुछ पता चला? मुक़द्दम बेकरार और बेपनाह परेशानी के आलम में जहाज़ेब से पूछ रहा था। नहीं, मुक़द्दम गाँव के हदूद से बाहर कोई भी नहीं जा सका और न ही कोई सुबह से गया। ये बात तो पक्की है कि जिसने भी अलीज़ा को अगवा किया वो इसी गाँव में मौजूद है और मैं सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में था कि अगर अलीज़ा इसी गाँव में मौजूद है तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि हम इस गांव की गली गली से वाकिफ़ हैं, तो हम इसे ढूंढ निकालेंगे। जहाज़ेब ने मुक़द्दम को हिम्मत देनी चाहिए। चलो दाद। मुक़द्दम बगैर जहाज़ेब को कोई जवाब दिए दाद को हुक्म देता गाड़ी में बैठा और इस पर गाड़ी वो खुद ड्राइव कर रहा था, जबकि जहाज़ेब और इसके आदमियों को भी गाड़ियाँ उनकी गाड़ियों के पीछे ही थी। सुबह से शाम होने को थी, सूरज ढलता जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा अपनी जगह बना रहा था, जबकि अलीज़ा इस बंद कमरे में सुबह से बैठी भूखी प्यासी अपनी इज़्ज़त की सलामती की दुआ कर रही थी। अलीज़ा को इस वक्त शदीद प्यास महसूस हो रही थी, मगर वहाँ पर कोई पानी मौजूद न था। उसने एक बार फिर से उठते दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, मगर जवाब कोई भी ना आया। फिर खुद ही थक हार कर वहीं पर बैठ गया। अब तो इसमें हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो दरवाज़ा खोलने की या कुछ भी बोलने की हिम्मत ही कर ले। कमरे का दरवाज़ा खुला और कमरे में दो औरतें हैं और इनके आगे चलता हुआ एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। जब इन्हें देखती अलीज़ा फ़ौरन से उठ खड़ी हुई। आप लोग कौन और क्या चाहते हो? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। इन्हें देखती अलीज़ा इनकी मिन्नत करने लगी। तुम किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम, मगर क्या करें, हमारे मालिक का माल जो जब तक वो नहीं छू लेते तब तक हमें कहाँ ये लुत्फ़ मिलेगा। हमें तो इनके छू कर छोड़ने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। वो आदमी अलीज़ा के वजूद पर गंदी नज़रें डालें ऊपर से लेकर नीचे तक देखता कमीनगी से कहता क्या लगा कर हंसा, जबकि इसकी ऐसी बेहुदा गुफ्तगू सुनकर अलीज़ा मज़ीद खौफ में मुब्तला हुई थी। हुलिया बदलो इसका और लेकर आओ जल्दी बाहर। वो आदमी इन औरतों को हुक्म देता कमरे से बाहर निकल गया। आप प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मुझे यहाँ से निकाल दें। आपको पता है मैं किसकी बीवी हूँ? मैं मुक़द्दम मीर अहमद की बीवी हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे जाने दें, मेरी मदद करें, मेरी इज़्ज़त को ख़तरा है। जब कोई रास्ता नज़र न आया तो अलीज़ा इन औरतों के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हम मजबूर हैं बीबी, हम जानते हैं तुम किसकी बीवी हो, लेकिन हमारे बच्चे और हमारे शोहर इन लोगों के कब्ज़े में है। अगर हमने इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये इन्हें मार देंगे। इन औरतों ने रोते हुए अलीज़ा को अपनी मजबूरी बताई। तो अलीज़ा के मुंह पर एकदम से चुप लगी, जबकि खौफ के मारे इसका रंग सफ़ेद पड़ चुका था। अलीज़ा को महसूस हो रहा था जैसे इसका दिमाग काम करना छोड़ दिया। वो बेजान सा जिस्म लेती वहीं पर से ढह सी गई। मुक़द्दम तेज़ी से गांव का एक एक घर और इस घर का एक एक चप्पा छान मार रहा था, मगर अलीज़ा तो क्या, अलीज़ा कोई भी सबूत इससे कहीं से बरामद ना हो पा रहा था। सिर्फ मुक़द्दम ही नहीं, जहाज़ेब, दाद और इनके तमाम आदमी गांव के तमाम घरों में जाकर एक एक घर की कई बार तलाशी ले रहे थे, मगर बेसूझ ने अलीज़ा कहीं नहीं मिल रही थी। तमाम घरों की तलाशी लेने के बाद मुक़द्दम ने अपना रुख जंगल की जानिब किया। जंगल गांव से ज़रा हट कर था, वहाँ पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते थे, मगर मुक़द्दम को पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अलीज़ा वहीं पर मौजूद हो। मुक़द्दम तेज़ कदम लेता तकरीबन भागने के अंदाज में जंगल में दाखिल हुआ, जबकि रात होने की वजह से जहाज़ेब और इनके आदमी भी मुक़द्दम के पीछे ही थे और अब वो लोग हाथों में टॉर्च लिए जंगल में अलीज़ा को तलाश कर रहे थे। कुछ फासले पर आने के बाद मुक़द्दम को एक घर दिखाई दिया जो काफ़ी पुराना और टूटा हुआ था। मुक़द्दम भागता हुआ इस घर के करीब गया। इस घर में दाखिल होते मुक़द्दम को सामने सिर्फ एक कमरा दिखाई दिया जिसका दरवाज़ा बंद था। दरवाजे के पास जाते मुक़द्दम ने एक झटके से दरवाज़ा तोड़ा और कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ मुकम्मल अंधेरा ही अंधेरा था। अपने पीछे आते एक आदमी के हाथ से टॉर्च खींची और इस कमरे की जानिब दौड़ाई, तो वहाँ उसे कोई शख्स तो दिखाई नहीं दिया, अलबत्ता वहाँ ज़मीन पर अलीज़ा का दुपट्टा ज़रूर मौजूद था, जिसे देखते ही वो पहचान चुका था। तेज़ी से आगे बढ़कर मुक़द्दम ने ज़मीन से अलीज़ा का दुपट्टा उठाया। दाद अपने आदमियों को बोलो गाँव के दूध को जो भी पार करने की कोशिश करे उसे गोली मार दे। मुक़द्दम ऊँची आवाज़ में दौड़ा और दोबारा बाहर की जानिब भागा। उसे अंदाज़ा हो चुका था वो लोग अभी ही निकले हैं अलीज़ा को लेकर, और इस बात का सबूत पास ही पड़े कुछ कपड़े और कुछ मेकअप का सामान था जो बिखरा पड़ा था, और सबसे अहम बात अलीज़ा खुशबू को पहचानता था वो जो उसके दुपट्टे में भी मौजूद थी। खावर हसन, अगर मेरी बीवी को एक खराश भी आई तो तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े करूँगा कि तुम्हारे जिस्म के टुकड़ों को कुत्ते भी खाने से मुँह मोड़ जाएंगे। मुक़द्दम अलीज़ा का दुपट्टा अपने हाथ पर लपेटता हुआ वह शज़दा लहजे में बोला और तेज़ रफ्तारी से जंगल से निकलता चला गया। गाँव के हदूद के कुछ फासले पर इन आदमियों को मालूम हो चुका था कि अभी भी गाँव के हदूद पर मुक़द्दम के आदमी मौजूद हैं और वो आने जाने वाले की अच्छी तरह से तलाशी लेकर ही इसे आगे बढ़ने दे रही हैं। सुनो, इस लड़की के मुंह पर टेप लगाओ और इसका चेहरा ढांप दो ताकि ये बोल ना सके और ना ही इसे कोई देख सके। वो आदमी पीछे बैठी एक औरत को हुक्म देते हुए बोला, तो इस औरत ने कांपते हाथों से अलीज़ा के मुंह पर टेप लगाई और उसके चेहरे पर घूंघट कर दिया। जब इस सारी कार्रवाई में अलीज़ा भरपूर मज़ामत करती, नफ़ी में सर लाती, ज़ारों कतार रोक कर इन्हें ऐसा करने से मना कर रही थी
क्योंकि ये आखिरी मौका था खुद को बचाने का, मगर वो लोग इसका मुंह बंद कर चुके थे। खुद को बहुत सीरियस रखते इस आदमी ने गाड़ी आगे जाना बढ़ाई। गाड़ी गांव की हदूद पर पहुंचती कुछ आदमी गाड़ी के आगे आन खड़े हुए, जिसकी वजह से उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। हाँ भाई, कौन है ये औरतें और किधर जा रहे हो? रात के इस वक्त इनमें से एक गार्ड ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को मुखातब करते बोला, साहब हम शहर जा रहे हैं, ये हमारे घर वाली हैं और इनके दरमियान में बैठी इसकी बीवी है, काफ़ी बीमार है, इसलिए अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आपसे दरख्वास्त है हमारा रास्ता छोड़ दें, हमें देर हो रही है। वो आदमी बिल्कुल सीरियस अंदाज में गार्ड से बोला, जबकि पीछे बैठी अलीज़ा जो ना तो खुद को हिला सकती थी क्योंकि इन जालिमों ने इसके हाथ पाँव भी बांध रखे थे और नहीं बोल सकती थी। ज़ारों कतार रोती अल्लाह से मदद तलब कर रही थी, किसी तरह इन्हें पता चल जाए कि ये अलीज़ा ही है और वो लोग इन आदमियों को पकड़ लें और इसकी इज्जत बढ़ जाए। तो गार्ड ने एक और गार्ड को इशारा किया तो वो टॉर्च लेकर इनकी जाने बढ़ा। तुम इस गाँव के नहीं लगते, इसलिए तुम्हारी तलाशी लेना ज़्यादा ज़रूरी है। गार्ड बोलता दूसरे गार्ड की जानिब हाथ बढ़ाया और टार्च इसने पकड़ी थी जब इस आदमी ने तेज़ी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। पकड़ो इन्हें, यहाँ से निकलने नहीं चाहिए ये लोग, वो गार्ड ऊंची आवाज़ में बोला। तो तमाम गार्ड ने अपनी गाड़ियाँ इनके पीछे लगाएं। वो गार्ड मुसलसल फायरिंग करते उनकी गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे जब इनका निशाना चूक रहा था और इसी का फ़ायदा उठाकर वो आदमी गाड़ी की रफ्तार मज़ीद तेज़ करता आगे के जानब बढ़ा रहा था। ये अचानक इस गाड़ी पर मज़ीद फायरिंग हुई और अब की बार गोली इस गाड़ी के निशाने पर लगी थी। गोली गाड़ी के टायर पर लगी थी, जिसकी वजह से गाड़ी के टायरों में चिड़चिड़ाहट का शोर पैदा हुआ और गाड़ी रुक गई। मुकद्दम तेज़ी से गाड़ी से निकला और इस गाड़ी की जानिब बढ़ा। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो गाड़ी में मौजूद लड़की का दिमाग उड़ाने में 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। गाड़ी से निकलते आदमियों ने अपने हाथों में गन थामी और मुकद्दम को गन दिखाते हुए धमकी दी। तुम क्या बच्चा समझते हो मुझे? मैं कोई आम आदमी नहीं, मुकद्दम मीर अहमद हूँ और इन खिलौनों से तो मैं बिल्कुल नहीं डरता। मुकद्दम बगैर किसी खौफ के फुर्ती से उनकी जानिब बढ़ा, जबकि इनमें से एक आदमी एक आदमी ने गोली चलाई, मगर मुकद्दम ने झुककर इसका निशाना नाकाम बना दिया। वहीं पीछे से गोलियां चली थी, जिनमें से एक गोली एक आदमी की टांग और बाजू पर और एक आदमी के बाजू और गन वाले हाथ पर, जबकि एक आदमी की पसली में लगी थी। और ये गोलियां चलाने वाले दाद और जाजेब थे। गोलियां लगने की वजह से इनके हाथों से गन्स गिर चुकी थी। गार्ड्स ने तेज़ी से जाकर इन तीनों आदमियों को दबोचा था। गाड़ी के साथ ही खौफ से इन आदमियों को देखती वो औरतें खड़ी हुई थी। मुकद्दम ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो इसे वहाँ अलीज़ा बेहोश पड़ी दिखाई दी, क्योंकि इस हालत में पहले ही बहुत ख़राब थी और गोलियों की वजह से वो बेहोश हो गई थी। मुकद्दम ने जल्दी से आगे बढ़कर उसके चेहरे से वो कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही मुकद्दम की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, जो पसीने के साथ शराबूर हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से बाल चेहरे पर चिपके हुए थे। मुंह पर कोई बड़ी सी टेप लगी थी, जबकि हाथ की सिर रस्सी से मजबूती से बंधे हुए थे। अलीज़ा की ऐसी हालत देखकर मुकद्दम को लगा जैसे किसी ने उसका दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। मुकद्दम ने आराम से अलीज़ा के मुंह से टेप उतारी और इसके हाथ पाँव खोले। अलीज़ा उठो मेरी जान। मुकद्दम उसके चेहरे से बाल हटाता उसके चेहरा थपथपाते हुए बोला, मगर उसके वजूद में ज़रा हरकत नहीं हुई। मुकद्दम को महसूस हुआ जैसे अलीज़ा का जिस्म ठंडा पड़ा और इसकी सांसें भी बहुत हल्की चल रही हैं, जो मुकद्दम की सांसें रोकने के लिए काफ़ी था। मुकद्दम ने उसे अपने बाजुओं में उठाया और अपनी गाड़ी की तरफ भागा। गाड़ी के फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते मुकद्दम ने अलीज़ा को एहतियात से बिठाया और सीट बेल्ट बांधी और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा तेज़ी से गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब बढ़ाई। जाजेब घर आया तो घर के तमाम अफराद बाहर लॉन्ज में बैठे इसी का इंतजार कर रहे थे। जाजेब फ़ोन पर इन्हें तमाम सूरत-ए-हाल बता चुका था और उसने ये भी बता चुका था कि मुकद्दम बाप बनने वाला है। ये खबर सुनते ही तमाम हवेली में तो पहले खुशियों का सा समा हो गया था। हर शख्स बेइंतहा खुश था। बीजान का तो बस नहीं चाह रहा था वो अलीज़ा का इंतजार किए बगैर खुद ही हॉस्पिटल चली जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जाजेब मुस्कुराता हुआ सबके दरमियान आकर बैठ गया जहाँ इफ्रा बैठी थी। जाजेब के बैठती इफ्रा की शक्ल थोड़ी पीछे होकर बैठी तो जाजेब ने गर्दन घुमा के एक नज़र इफ्रा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर नाराज़गी के असरात साफ ज़ाहिर थे। उसे देखते जाजेब हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था इफ्रा इससे ज़रूर नाराज़ होगी, क्योंकि वो इस पर इतना जो गुस्सा कर गया था। बेटा मुकद्दम और अलीज़ा की तरह वो लोग क्यों नहीं आए? बीजान ने जाजेब की तरफ देखती हुई बोली। बीजान वो लोग 2 घंटों तक आ जाएंगे, आप फिक्र न करें, वैसे भी रात काफ़ी होगी, आप सब सो जाएँ। वो लोग आएंगे तो सब आप इनसे मिल लीजिए। और जाजेब बीजान की तरफ देखते हुए बोला, डॉक्टर ने क्या बोला है बेटा? अलीज़ा ठीक तो है ना? अब की बार सवाल रज़िया बेगम की तरफ से पूछा गया था। डॉक्टर ने बोला वो बिल्कुल ठीक है और 2 घंटे तक उसे होश आ जाएगा तो मुकद्दम उसे वापस ले आएगा, आप सब आराम करें। जाजेब ने तामल से जवाब दिया। जाजेब ठीक बोल रहा है, आप सब आराम कर लें बीजान, वो लोग आ जाएंगे तो फिर हम सब मिल लेंगे। आलम साहब वहाँ बैठे तमाम अफराद की तरफ देखते हुए बोले, जो बजे तुम लोग भी आराम कर लो, सुबह से परेशान बैठी हो। समरा बेगम सब और इफ्रा की तरफ देखते बोला। जी। इफ्रा बोलती उठ खड़ी हुई, जबकि जाजेब ने बगौर सबा के चेहरे की तरफ देखा था। उसके चेहरे का उड़ा और रंग जाजेब कुछ और सोचने पर मजबूर कर रहा था। शक तो उससे पहले भी इफ्रा पर था, क्योंकि जब उसने बोला था कि वो पानी पीने गई थी,
इस वक्त जहाज़ेब ने उस बात पर गौर नहीं किया कि जिस तरफ से वो आ रही थी इस तरफ तो पानी का कोई सिस्टम था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर तो सिर्फ दरख्तें और खेतें थी, जहाँ पानी तो क्या थोड़ी सी बैठने की जगह भी मुयसर न थी। मगर वक्त पर उसके ज़हन में ये सवाल आया कि अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था तो सब वहाँ पर क्या करने गई थी। और अब उसके चेहरे का ये उड़ा रंग इस बात की गवाही दे रहा था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। लेकिन जहाज़ेब किसी भी सबूत के बिना कुछ भी बात नहीं कर सकता था, इसलिए अपनी सोचों को झटकता वो उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानब बढ़ गया। जबकि एफ्रा बी जान को लेती ने इनके कमरे में छोड़ने गई थी। अलीज़ा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँखें खोली तो ख़ुद को किसी अनजान जगह पाकर हैरत सी हुई, जो कि जहाँ तक उसे याद था वो तो रस्सियों से बंधी हुई थी और उसे तो कुछ लोगों ने अगवा किया था जो इसे कहीं पर ले जा रहे थे और गोलियां भी चल रही थी। फिर वो यहाँ कैसे? अलीज़ा ने नज़र घुमाकर अपनी दाएं जानब देखा तो मुकज़्ज़म बैठा यकटक उसे ही देखे जा रहा था। मुकज़्ज़म को देखते ही अलीज़ा झटके से उठी थी, जबकि उसे ऐसे उठता देखकर मुकज़्ज़म ने फ़ौरन से उसे अपने आसार में लिया था। क्या हुआ मेरी जान, तुम ठीक हो? मुकज़्ज़म उसके साथ बैठते हुए बेहद मोहब्बत भरा जब बोला तो अलीज़ा बगैर कुछ बोले उसके गले लगी, जबकि दिल खौफ से मारे अभी भी लरज़ रहा था। मीर, अलीज़ा खौफज़दा आवाज़ में बोली और अपना नाजुक आसार मुकज़्ज़म के गिर्द और तंग किया, जैसे अभी कोई उसे मुकज़्ज़म से छीन कर ले जाएगा। जबकि उसे ऐसे खौफ में देकर मुकज़्ज़म ने गुस्से से अपनी मुठ्ठियाँ बेंच ली थी। जाने मीर, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, देखो। मुकज़्ज़म उसका चेहरा अपनी जानब करते हुए बोला तो अलीज़ा ने मज़ीद अपना चेहरा मुकज़्ज़म के सीने में छुपाया। मीर, वो लोग मुझे, अलीज़ा ने आगे बोला ही था। वो खौफ के ज़ेरे असर थी, उसे जैसे अभी यकीन नहीं हो रहा था कि वाकई में वो महफूज है और मुकज़्ज़म के पास मौजूद है। उसे कुछ नहीं हुआ और उसे कहीं ले जाया नहीं गया। मेरी जान कोई कहीं नहीं लेकर गया तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने मीर के पास हो। मुकज़्ज़म उसकी कमर से हिलाता उसका डर कम करने की कोशिश करते हुए बोला और वो इसमें कामयाब भी ठहरा था। वो काफ़ी पुरसकून हो गई थी। अब ठीक हो? मुकज़्ज़म अपनी कमर पर बंदा अलीज़ा का नाजुक आसार देखते मदम सा मुस्कुराते हुए बोला तो अलीज़ा ने बगैर बोले यहाँ में सर लाया तो मुकज़्ज़म ने उसका सर चूमा। तुमने क्या सोच लिया कि मुकज़्ज़म मीर अहमद अपनी रूह को खुद से दूर जाने देगा? मुकज़्ज़म उसे अपने सामने करते बोला। वो बोल रहे थे वो मुझे आपसे बहुत दूर ले जाएंगे और मेरे साथ। अभी अलीज़ा आगे कुछ बोलती, मुकज़्ज़म इसकी बात काट चुका था। अगर कोई 1000 बार मार के भी पैदा हो जाए ना, तब भी कोई मुकज़्ज़म मीर अहमद से उसकी ज़िंदगी को जुदा नहीं कर सकता। और भूल जाओ सब, ना तो कोई तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा सकता है और नहीं अब मैं ये नौबत आने दूंगा। तुम्हारे मीर को तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये देखो, मुकज़्ज़म ने बोलकर अलीज़ा का हाथ पकड़ के अपने दिल के मकाम पर रखा, जहाँ जब तक ये धड़कना बंद नहीं होता तब तक तुम्हारा मीर तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकता। मुकज़्ज़म को अंदाज़ा था कि इन लोगों ने कैसी बेहुदा गुफ्तगू की होगी। इस वजह से वो अलीज़ा के मुँह से दोबारा वो अल्फाज नहीं सुन सकता था जिससे उसे भी अजियत मिले और इसे वो भी चाहता था कि जो हुआ इससे अलीज़ा भूल जाए। मुकज़्ज़म की आखिरी बात पर अलीज़ा ने तड़प कर मुकज़्ज़म की तरफ देखा था और बगैर कुछ भी बोले दोबारा उसके गले लगी थी, जबकि कब से रुकी आंखों ने बाहर आने का रास्ता बनाया था। बेगम कुछ ख्याल कर लो, ये हॉस्पिटल है, हमारा बेडरूम नहीं। क्यों चिपक कर मुझे बेकार ही हो? मुकज़्ज़म उसका गिर्द अपने हसार बांधते उसके कान में झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। चुप करें, आप बहुत बुरे हैं। अलीज़ा अपना हसार उसकी कमर पर मज़ीद तंग करती अपना चेहरा उसके सीने में छुपाती हुई बोली तो मुकज़्ज़म के चेहरे पर ज़िंदगी से भरपूर मुस्कुराहट नहीं गई थी। अच्छा, ये तो मुझे मालूम है कि मैं बहुत बुरा हूँ, तो मुझे काफ़ी बात तफसील से बता चुकी हो, लेकिन यार रोना तो बंद करो। तुम्हारे रोने से हमारे बेबी पर क्या असर पड़ेगा? मुकज़्ज़म उसकी आंसू अपने लबों से चुनते हुए बोला तो अलीज़ा ने नासमझी से नज़रें उठाकर मुकज़्ज़म की जानब देखा, जैसे उसकी बात उसको समझ में ना आई हो। क्या मतलब? अलीज़ा ने मुकज़्ज़म की तरफ देखते हुए पूछा। वी आर सोन टू बी पेरेंट्स। मुकज़्ज़म उसके कान में सरगोशी करता उसके गाल को शिद्दत से चूम गया, जबकि अलीज़ा हैरत से मुकज़्ज़म को देखने लगी। मेरे छोटे छोटे बच्चों को प्यारी सी मम्मा। मुकज़्ज़म मुस्कुराता उसकी पेशानी पर शिद्दत से लब रखता हुआ बोला तो अलीज़ा एकदम से सर था पैर सोख पड़ी थी, जबकि उसके चेहरे पर आए इन रंगों को देखते मुकज़्ज़म का दिल चाह था वो इसे कहीं छुपा दे जहाँ उसे मुकज़्ज़म के अलावा कोई ना देख सके। तुम्हारे चेहरे पर आए रंगों को देखने के लिए पिछले 4 घंटों से तुम्हारे इंतजार में बैठा था और अब जब तुम्हारे चेहरे पर ये रंग आ ही गए तो जी चाह रहा है तुम्हें इतने दूर ले जाऊँ जहाँ पर ये दुनिया हो ही ना, जहाँ पर सिर्फ तुम और मैं हूँ और कोई भी नहीं। मुकज़्ज़म बोलता उसके चेहरे के एक नक्श को जब अपना लम्स बख्श रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। आज तो तुम मुकज़्ज़म मीर अहमद से उसका दिल भी मांगोगी तो वो भी मैं अपने सीने से निकाल कर दे दूँगा। मुकज़्ज़म अलीज़ा के हाथों को लबों से लगाते हुए बोला तो उसके चेहरे पर भी खूबसूरत शर्मीली सी मुस्कुराहट डिंगी, जबकि आँखें अभी भी नम थी। उसे अचानक मां बनने का एहसास बहुत खूबसूरत लगने लगा था। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और साथ ही उन्हें ज़ैद की आवाज़ भी सुनाई दी। आ जाओ, कबाब में हड्डी। मुकज़्ज़म बदमज़ा होता हुआ बोला, क्योंकि वो हड्डी उनके कबाब यानी उनके गोल्डन मूवमेंट्स को ख़राब कर चुका था। मुकज़्ज़म की इजाज़त देते ही ज़ैद अपने 32 दांतों की नुमाइश करते हुए कमरे में दाखिल हुआ। फिर मशकूक नज़रों से मुकज़्ज़म को देखने लगा तो मुकज़्ज़म ने उसे एक ज़बरदस्त खूरी से नवाजा। अस्सलाम वालेकुम गुड़िया, कैसी हो आप? कैसा महसूस हो रहा है आप? ज़ैद अलीज़ा के करीब आता हुआ बोला। वालेकुम सलाम भाई, अब बेहतर फ़ील हो रहा है। अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और घर जाकर ज़्यादा सा खाना खाना है, फिर दूध पीना और फिर ये मेडिसिन खानी है और फिर सुकून से सो जाना है। अगर आप चाहें तो मेरे दोस्त से अपनी थोड़ी बहुत खिदमत भी करवा सकती हैं। ज़ैद आखिर आँखों में शरारत लिए मुकज़्ज़म की तरफ देखते हुए बोला। कैसी खिदमत? अलीज़ा ने सवालिया नज़रों से ज़ैद की तरफ देखते हुए पूछा।
अरे गुड़िया यही, या मुकज़्ज़म तुम्हारा सर दबाया करे, टांगें दबाया करे, मज़े मज़े के खाने बना कर दिया करे अपने हाथों से। ज़ैद भरपूर शरारत से बोला। पहले तेरा गला ना दबा दूँ? मुकज़्ज़म उसकी गर्दन को दबोचते हुए बोला। अरे ना कर यार, एक बीवी वाला हूँ, अगर तूने मुझे मार दिया तो वो बेवा हो जाएगी। कुछ तो रहम कर, खुद तो शादी करवा के बैठ गया, मेरी तो होने दे। आखिर मुझे भी ज़िंदगी जीने का हक़ है यार। ज़ैद भरपूर एक्टिंग करते हुए बोला तो अलीज़ा खिलखिला कर हंसी। ज़्यादा ड्रामेबाजी मत करो और डिस्चार्ज पेपर दो लाकर, हमें घर के लिए निकलना है, रात काफ़ी हो गई है। मुकज़्ज़म ज़ैद की गर्दन छोड़ता अलीज़ा करीब जाते बगैर किसी लिहाज के अपने असार में लेते हुए बोला। वाह भाई वाह, इधर तो डॉक्टर को ही नौकर बनाया हुआ है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब बंदा मर जाए। ज़ैद मुकज़्ज़म की तरफ देखकर ताली बजाते हुए बोला तो अलीज़ा फिर से हंसी। मुकज़्ज़म बमुश्किल उसके चेहरे से नज़रें हटाते ज़ैद की तरफ देखा और उठ खड़ा हुआ। ठीक है फिर चलते हैं हम, खुदा हाफिज़। मुकज़्ज़म ज़ैद से बोलता अलीज़ा की जाना मुड़ा और एक झटके से उसे अपने बाजू में उठा चुका था, जबकि अलीज़ा तो इसके इस अमल पर हक्की बक्की रह गई। ये अब क्या कर रहे हैं? प्लीज़ मीर प्लीज़ मुझे नीचे उतारें। अलीज़ा मुकज़्ज़म की तरफ देखती हुई बोली। नहीं, मुझे अपनी बीवी और बच्चा बहुत प्यारे हैं और मैं नहीं चाहता मेरी बीवी मेहनत करके चल कर जाए, क्योंकि उसकी तबीयत आगे ठीक नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना मुँह बंद रखो और जो मैं कह रहा हूँ मुझे करने दो। मुकज़्ज़म अलीज़ा की तरफ देखते हुए संजीदगी से बोलता उसे लिए कमरे से बाहर निकल गया। जब इनके पीछे ज़ैद मुँह खोले मुकज़्ज़म को देखता ही रह गया। मैंने तो बस मशवरा दिया था, ये बंदा तो वाकई खिदमत करने बैठ गया, वो भी अभी से पक्का जान मुरीद निकलेगा तू बेटा। ज़ैद बड़बड़ाता बाहर की जाना पड़ा, क्योंकि अब उसे भी घर पहुँचना था। इफ़रा अपने कमरे में दाखिल हुई तो ज़ैद ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने गीले बालों में तौलिया रगड़ता उन्हें खुश कर रहा था। इफ़रा ने एक नज़र उसे देखा और कमरे में मौजूद बखेरा समेटने लगी, जो ज़ैद ने आते ही फैला दिया था। ज़ैद उसकी एक एक हरकत को सामने शीशे से देख रहा था और उसे वो रूठी रूठी बहुत प्यारी लग रही थी, मगर अब इस चक्कर में उसे रूठा रहने भी तो नहीं दे सकता था। इफ़रा ने बेड से ज़ैद के कपड़े उठाए और इन्हें रखने ड्रेसिंग रूम की जाने बढ़ी। और जैसे ही ज़ैद के पास से गुजरने लगी, ज़ैद ने एक ही झटके से उसकी कलाई थामते उसे अपनी तरफ खींच लिया। इफ़रा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रखते हुए सीधा उसके चौड़े सीने से आ लगी। नाराज़ है मेरी मिसेज़ मुझसे? ज़ैद उसके हाथ से अपने कपड़े लेता दूर उछाल चुका था। छोड़ो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। फिर अपना आप ज़ैद की गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली। और क्यों नहीं करनी? ज़ैद उसकी मज़ामत को सिरे से नज़रअंदाज करता उसकी कमर में अपना बाजू हायल करता उसे और नज़दीक करते हुए बोला। बस नहीं करनी। इफ़रा नाराज़गी से बोली। अपने शोहर से ना बात करने वाली बीवियाँ अच्छी बीवियों वाली लिस्ट में शामिल नहीं होती। ज़ैद इफ़रा के गाल पर अपना लम्स छोड़ते बोला। और जैसे बीवी पर बेफजूल गुस्सा करने वाले शोहर तो जैसे अपने शोहरों की लिस्ट में शामिल होते हैं ना। इफ़रा भी उसी के अंदाज बोली तो ज़ैद के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं की। तुम्हारी गलती थी डार्लिंग, ये अलग बात है कि तुम अभी समझ नहीं रही। ज़ैद इफ़रा के होंठ के नीचे मौजूद छोटे से तिल पर अपना अंगूठा रब करते हुए बोला। मेरी गलती होगी, लेकिन आपने सबा के सामने मेरी इंसल्ट की। इफ़रा के मुँह से असल बात निकली। बिल्कुल गलत। मैंने तुम्हारी इंसल्ट नहीं की, मैंने बस तुम्हें डांटा था। तो क्या तुम्हारी शोहर का इतना भी हक़ नहीं कि वो अपनी बीवी कुछ गलत करने पर डांट भी ले? ज़ैद इफ़रा की आंखों में अपनी आंखें गाड़ता सवाल कर रहा था। आपको सारे हक़ हैं, लेकिन आपको सब और इन लोगों के सामने मुझे ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। इफ़रा काफ़ी नरम लहजे में बोली। तुम्हें लोगों की फ़िक्र है कि अपने शोहर की? ज़ैद ने उसे घूरा। मुझे उसकी फ़िक्र है जिसको मेरी बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। इफ़रा ज़ैद की तरफ बोलती उसके असार से निकली थी। लेकिन मुझे तो उसकी बहुत फ़िक्र है जिसे मेरी फ़िक्र है। ज़ैद आंखों में खुमार लिए बोलता उसे दोबारा अपने करीब कर गया। आप बस बातें ना बनाएं और छोड़े, मुझे नींद आ रही है। इफ़रा ज़ैद की आंखों में खुमार सा देखती उसके सीने पर दोनों हाथ रख के उसे पीछे करते हुए बोली। भूल जाओ इफ़रा बीवी, बहुत काली नींद है पूरी। अब मैं तुम्हें बताऊँगा कि मुझे तुम्हारी कितनी फ़िक्र है। आखिर नाराज़ हो, मुझसे मनाना भी तो पड़ेगा। अपने अंदाज में ज़ैद इफ़रा की तरफ देखते एक आंख दबा कर बोला, जबकि इसकी ख़तरनाक इरादे देखकर इफ़रा की धड़कनें बेकाबू हुई थी। नहीं तो मैं तो नाराज़ नहीं आपसे, और आपको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और छोड़े, मुझे सोना है। इफ़रा मज़ामत करते हुए बोली, मगर ज़ैद की पकड़ इतनी भी कमज़ोर ना थी जिसे वो आसानी से तोड़ सकती। वो तो इसे हिलाने की भी ताकत नहीं रखती थी। नहीं डार्लिंग, अब तो यह नामुमकिन है। मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूँगा, फिर चाहे तुम नाराज़ हो या ना हो। ज़ैद जो उसे अपने गोद में उठा चुका था। लेकिन मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। इफ़रा एक और बार कोशिश करते हुए बोली। लेकिन मुझे तो अब अपनी बीवी को मनाना ही यार सूरज। ज़ैद उसको नरमी से बेड पर लिटाते इस पर झुकते हुए बोला, जबकि ज़ैद की झुलसा देने वाली सांसें अपने चेहरे पर महसूस करके इफ़रा की जान पर बनी थी। तुम्हारे भाई और भाभी ने हवेली में गुड न्यूज़ दी है और अब हमारी बारी है। आखिर हमें भी तो इन्हें दादा दादी बनाना है ना। ज़ैद बोलता इफ़रा के होंठों पर झुका और अपनी शिद्दत लौटाने लगा, जबकि इफ़रा इसकी शिद्दत पर ज़ैद को मजबूती से उसके कंधों से थाम चुकी थी। कुछ देर बाद ज़ैद ने नरमी से इफ़रा के होंठों से अपने होंठ जुदा किए और थोड़ा सा चेहरा उठाकर इफ़रा की तरफ देखने लगा, जो सोच चेहरा लिए लंबे लंबे सांस लेती उसके सीने से सर टिका गई। ज़ैद मद्दम सा मुस्कुराया और दोबारा इस पर झुका, जबकि इफ़रा ने शर्मीली सी मुस्कुराहट से अपने बाजू ज़ैद की गर्दन में हायल करते अपना आप उसे सौंप दिया था। मुकज़्ज़म की गाड़ी हवेली में दाखिल हुई तो हवेली में हर तरफ सन्नाटा था, क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और सब सोने जा चुके थे।
गाड़ी रुकते ही मुकज़्ज़म गाड़ी से उतरा और दूसरे साइड पर आकर अलीज़ा को दोबारा से गोद में उठाकर हवेली के अंदर बढ़ा। कमरे में दाखिल होकर मुकज़्ज़म बगैर रुके सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। नरमी से उसे उस कुर्सी पर बिठाकर खुद सामने खड़ा हो गया। तुम चेंज कर लो, मैं खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए। मुकज़्ज़म अलीज़ा का गाल थपथपाते हुए बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। उसे ड्रेसिंग रूम में छोड़ दे मुकज़्ज़म ने किचन की तरफ कदम बढ़ाया। किचन में जाकर मुकज़्ज़म ने फ्रिज से खाना निकाला और इसे ओवन में गर्म करने के लिए रखा। फिर वापस आते फ्रिज खोली और कुछ फ्रूट्स निकाले और ट्रे में रखकर साथ छुरी रखी। तब तक खाना भी गर्म हो चुका था। खाना निकाल कर ट्रे में रखा और ट्रे उठाते कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ाए। मुकज़्ज़म कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और वो बेड पर बैठी हुई थी। मुकज़्ज़म चलता हुआ बेड के करीब आया और अलीज़ा के सामने ट्रे रख दी। खाने और फ्रूट से भरी हुई ट्रे देकर अलीज़ा की पूरी आँखें खुल गई। उसने हैरत से मुकज़्ज़म की जानिब देखा। ऐसे क्या देख रही हो बेगम? ये सब आपने ही खाना है और चुपचाप खाना है। चलो शाबाश शुरू हो जाओ। मुकज़्ज़म उसके सामने बैठता हुआ बोला। क्या? अलीज़ा को तो जैसे सदमा ही लग गया और ये सुनकर ये खाने से भरी ट्रे वो खाएंगी, वो ये सब मैं खाऊंगी? अलीज़ा मुकज़्ज़म की जानिब देखते हुए हैरत से बोली। हाँ, ये सब तुम खाओगी? अपनी सेहत देखिए, चुपचाप ये सब खाओ। बल्कि रहने दो, मैं तुम्हें खुद खिलाता हूँ अपने हाथों से। मुकज़्ज़म एकदम से अपनी टोन बदलता अलीज़ा करीब होकर बैठा। खुदा का खौफ करें मीर, मैं इंसान हूँ, इतना सब कैसे खा लूँगी? अलीज़ा मुकज़्ज़म की तरफ देखते हुए बोली जो इसके लिए चावल प्लेट में डाल रहा था। मेरे हाथों से खाओगी और कैसे खाना है? और अगर तुमने नखरे किए तो तुम जानती हो ना कि मुझे अपने तरीके से भी खिलाना आता है। चलो शाबाश, अब जल्दी से मुँह खोलो। मुकज़्ज़म चावलों से भरा चम्मच उसके मुँह के आगे करते हुए बोला तो अलीज़ा ने एक बेबस सी नज़र मुकज़्ज़म की तरफ देखा, मगर मुकज़्ज़म ने उसकी नज़रों को इग्नोर किए। चावलों का चम्मच उसके होंठों के करीब किया तो मजबूरन अलीज़ा को अपना मुंह खोलना ही पड़ा। गुड गर्ल। मुकज़्ज़म उसके मुंह में चावलों का दूसरा चम्मच डालते हुए बोला और ऐसे ही करते करते मुकज़्ज़म ने उसे पूरी प्लेट खिला दी, जबकि अलीज़ा में अब कुछ और मज़ीद खाने की भी गुंजाइश बिल्कुल नहीं बची थी। आपने खाना नहीं खाया ना? मुकज़्ज़म को फ्रूट काटते देखकर अलीज़ा ने मुकज़्ज़म की तरफ देखते हुए पूछा। तुमने खा लिया? मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, मुकज़्ज़म ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि ध्यान सारा सिर्फ फ्रूट काटने की तरफ था। ऐसे कैसे काफ़ी है? आप भी खाना खाएं। अलीज़ा मुकज़्ज़म की तरफ देखती बोली और दूसरी प्लेट में मुकज़्ज़म के लिए चावल निकालने लगी। मुकज़्ज़म ने उसे कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो जानता था अगर उसने इनकार भी किया तो उसका इनकार किसी खाते में नहीं आने वाला, क्योंकि वो इतनी बच्ची तो ना थी जो समझ न पाती कि मुकज़्ज़म ने खाना खाया है या नहीं। मैं खा तो लूँगा, लेकिन एक शर्त पे, अगर तुम अपने हाथों से खिलाओ तो। मुकज़्ज़म ने अपनी शर्त आगे रखी। मैं? अलीज़ा ने सवालिया नज़रों से मुकज़्ज़म की तरफ देखते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता, मैंने दूसरी कोई शादी की है, मेरी तो एक ही बीवी है, मुकज़्ज़म ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया। आपकी दूसरी बीवी हो भी नहीं सकती। अलीज़ा बोलते खिसक कर थोड़ा करीब हुई और मुकज़्ज़म को खाना खिलाने लगी। और क्यों नहीं हो सकती? इस्लाम में तो 4 शादियों की इजाज़त है। मुकज़्ज़म अलीज़ा की तरफ देखते शरारत से बोला, मगर अलीज़ा को इसकी बात शरारत बिल्कुल भी नहीं लगी थी। तो कल नहीं, यहाँ बैठ कर क्या कर रहे हैं आप? अलीज़ा अपने गुस्से पर काबू पाती बोली, जबकि जिन हाथों से वो मुकज़्ज़म को थोड़ी देर पहले बहुत आराम से खिला रही थी वह तेज़ी से चलने लगे। उसे देखते मुकज़्ज़म ने अपनी मुस्कुराहट दबाई। मैं यहाँ पर अपनी पहली बीवी की खिदमत कर रहा हूँ, अगर ये एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो मज़ीद। अभी मुकज़्ज़म कुछ बोलता कि इससे पहले ही अलीज़ा बोल पड़ी। चुप करके खाना खाएं। अलीज़ा मुकज़्ज़म के मुँह में गुस्से से चावलों से भरा चम्मच डालते बोली, जो मुकज़्ज़म ने खामोश के निकला। एक बात बताओ बेगम। मुकज़्ज़म का लहजा बिल्कुल नॉर्मल था। जी। अलीज़ा को लगा वो कोई सीरियस बात करेगा। अगर मैं दूसरी शादी करना चाहूँ तो? मुकज़्ज़म ने आंखों में शरारत लिए अलीज़ा को छेड़ते हुए पूछा। तो अलीज़ा नज़र उठाकर मुकज़्ज़म की जानिब देखा। एक सेकंड से भी पहले वो समझ चुकी थी कि इस वक्त उसके शोर के अंदर का शैतान जागा हुआ है, जिसे चुप करवाने का हल सिर्फ इसी के पास है। कर लें, अलीज़ा मुतमईन लहजे में बोली। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? मुकज़्ज़म को इसका मुतमईन लहजा कुछ हज़म नहीं हुआ। नहीं, अलीज़ा भी इसी अंदाज में बोली। क्यों? मुकज़्ज़म ने वजह जाननी चाहिए। क्योंकि जब आप दूसरी शादी करके आएंगे तो मैं आपको आपकी चाय में जहर मिलाकर मार दूँगी, फिर मैं और आपकी दूसरी बीवी बेवा बनकर खूब इंजॉय करेंगे। अलीज़ा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यार तुम अपने शोर को जहर दोगी? मुकज़्ज़म हैरत के समुद्र में डूबते हुए बोला। हाँ जी बिल्कुल। अलीज़ा का लहजा भी वैसे ही था। अलीज़ा के जवाब पर मुकज़्ज़म बेचारा तो इसे घूर भी ना सका। क्या हुआ प्यारे शोर, दूसरी शादी नहीं करनी क्या? अलीज़ा मुकज़्ज़म की तरफ देखती हंसते हुए बोली। वाह बेगम, तुम तो अपने शोर को टपकाने की तैयारियों में लगी हुई हो। मुकज़्ज़म अलीज़ा के आगे से प्लेट साइड पर करता, फ्रूट्स की प्लेट आगे रखता, उसके मुंह में सेब का पीस डालते हुए बोला। आप दूसरी शादी करके आए बस? अलीज़ा मुकज़्ज़म की जानिब देखती हुई बोली, गोया उसका मजाक उड़ा रही हो वो, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मुकज़्ज़म दूसरी शादी तो कर सकता ही नहीं है, और जो इसे तंग करने के बारे में वो सोच रहा था ये काम भी उल्टा इसी पर पड़ गया था। बल्कि जहर देने वाली बात को सुनकर तो मुकज़्ज़म को यकीन नहीं हो रहा था कि अलीज़ा ये बात भी कर सकती है, मगर वो भी बीवी थी और बीवी तो कुछ भी कर सकती है। मजाक उड़ा रही हो मेरा? मुकज़्ज़म ने उसे घूरा। तो बस तकफिरुल्लाह। अलीज़ा अपने दोनों कानों को बारी बारी हाथ लगाते हुए बोली। तो इसकी इस हरकत पर मुकज़्ज़म ने अपनी बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई। बस कर दें, मुझे नहीं खाना, मैं आगे फुल हो चुकी हूँ। अलीज़ा अपने आगे से फ्रूट से भरी प्लेट खिसकाते हुए बोली। उसने 4 से 5 पीस ही खाए थे और इससे अब वो दोबारा कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। अलीज़ा के बोलते ही मुकज़्ज़म ने भी उसे दोबारा फोर्स नहीं किया और ट्रे उठाते साइड पर रखी।
और उसे मेडिसन खिलाई। कपड़े चेंज करने चला गया, जबकि अलीज़ा सीधी होती कि सुकून से लेट चुकी थी। उसे थकावट तो बहुत महसूस हो रही थी, लेकिन साथ साथ अपना जिस्म भी थकन से चूर होता महसूस हो रहा था। मुकद्दम चेंज करके आया तो उसने देखा अलीज़ा आंखें बंद किए बेड पर लेटी थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो सोई नहीं है। उसे देखकर मुकद्दम मुस्कुराया और रूम की लाइट्स ऑफ करता, लैंप ऑन करता बेड पर दूसरी साइड पर लेट गया और खींच कर अलीज़ा को अपने असार में लिया। ठीक है मेरा बच्चा। मुकद्दम उसके बालों में उंगलियां चलाता हुआ बोला। अलीज़ा मुकद्दम के सीने में चेहरा छुपाते हुए बोली तो मुकद्दम मुस्कुरा दिया। मीर। अलीज़ा ने मुकद्दम को पुकारा। जी जाने मीर। मुकद्दम उसके सर पर लब रखते हुए बोला। मुझे बहुत डर लगा था। अलीज़ा हल्की सी आवाज़ में बोली। उसे एकदम से वो सब याद आ गया जिससे उसके दिल में एक बार फिर से डर बैठ गया था, इसलिए उसके दिल में जो आया उसने मुकद्दम से वो बोल दिया। अब लग रहा है डर। मुकद्दम अलीज़ा के गिर्द अपना असार दंग करते हुए बोला। नहीं, अब तो आप मेरे पास है ना, आप मुझे डर क्यों लगेगा। अलीज़ा ने मुस्कुरा कर बोला और मुकद्दम के गिर्द अपना असार बनाया तो मुकद्दम गहरा मुस्कुराया। चलो अब सो जो, अपने दिमाग से तमाम बातें निकाल दो, सिर्फ अपने मीर के बारे में सोचो, इस दुनिया में आने वाले अपने बेबी के बारे में सोचो। मुकद्दम उसका माथा शिद्दत से चूमता हुआ बोला तो अलीज़ा मुस्कुरा दी और आंखें मूंद गई, जबकि मुकद्दम अलीज़ा को देखते दिलकशी से मुस्कुराया, दोबारा उसकी पेशानी पर बोसा दिया और उसे किसी तकिए की तरह खुद में बेचते लेट गया। आंखें बंद करने से पहले उसकी आंखों के सामने बहुत कुछ था जो इसे सुबह करना था और जिस तरीके से करना था वो तरीका मुकद्दम मीर अहमद बहुत अच्छे तरीके से जानता था। आंखों में पड़ती रोशनी की वजह से मुकद्दम की आंख खुली। उसने देखा कमरे में चारों तरफ सुबह की रोशनी फैली हुई थी। मुकद्दम ने अपनी दूसरी जानब देखा तो वहाँ पर अलीज़ा मौजूद नहीं थी। मुकद्दम उठकर बैठा और कमरे की चारों तरफ नज़रें घुमाने लगा, मगर अलीज़ा उसे कहीं भी नज़र न आई। उसे देखने की गर्ज से अभी वोट नहीं लगा था जब अलीज़ा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई। वह इस वक्त बिल्कुल फ्रेश लग रही थी, यानी वो अभी तैयार होकर आई थी। आप उठ गए। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। मुकद्दम बोलता उठ खड़ा हुआ और चलता अलीज़ा करीब आया जो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी अपने बाल ब्रश कर रही थी। मुझे उठाया नहीं तुमने। मुकद्दम उसे पीछे से अपने असार में लेता, बाजू उसके पेट पर बांधता, उसके नम बालों में मुँह छुपाते हुए बोला। अब सो रहे थे ना इसलिए। अलीज़ा उसके अचानक इतने करीब आने पर घबरा कर बोली। अच्छा तो उठा देती। मुकद्दम गहरा सांस लेते उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए बोला। बीजान का पैगाम आया, वो नीचे इंतज़ार कर रही हैं हमारा। उसकी बढ़ती जसारतों को बर्दाश्त करती अलीज़ा फ़ौरन से बोली। तो क्या आपका अकेले जाने का ख्याल था बेगम। मुकद्दम उसे गाल पर लब रखते हुए बोला। नहीं, मैं तो बस आपको उठाने वाली थी, लेकिन आप पहले ही उठ गए। अलीज़ा ने मासूमियत से सच बताया। मुकद्दम ने आहिस्ता से अलीज़ा का रुख अपनी जानब किया और उसे कमर से थामते ड्रेसिंग टेबल पर बिठा दिया। उसकी अचानक ऐसी हरकत पर अलीज़ा ने उसे कंधों से थामा था। तुम्हें तो नींद में भी खुद से दूर जाते देखना मंजूर नहीं मुझे बेगम। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझसे दूर जाओ और मैं सुकून की नींद सोता रहूँ। मुकद्दम अलीज़ा की आंखों पर लब रखते हुए बोला। मैं आपसे दूर कब गई हूँ, मैं तो बस तैयार हो रही थी। अलीज़ा को मुकद्दम की बात बिल्कुल समझ में नहीं आई थी। अलीज़ा की बात सुनकर मुकद्दम मुस्कुराया। शायद वो वाकई नहीं समझ सकती थी कि मुकद्दम किस बारे में बात कर रहा है। आइंदा जब तक मैं ना उठूँ तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी। मुकद्दम उसके सुर्खी माइल गाल सहलाते बोला। लेकिन मैं तो कहीं भी नहीं गई। अलीज़ा हैरान हुई मुकद्दम की बात सुनकर। अभी मुकद्दम कुछ बोलता कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ। कौन। मुकद्दम अपनी जगह से हिले बगैर पूछा। वो साहब जी, बीजान आपको नाश्ते पर बुला रही हैं, बाहर से मुलाजमा ने जवाब दिया। ठीक है तुम जाओ, हम आ रहे हैं। मुकद्दम दरवाजे की तरफ देखते हुए बोला और दोबारा अलीज़ा की तरफ मुतवज्जो हुई जो दांतों तले अपने होंठ को चल रही थी। क्या प्रॉब्लम है। मुकद्दम अंगूठी से उसके लब दांतों से आज़ाद करवाते हुए बोला। वो मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अलीज़ा अपनी नज़रें नीचे की अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक है। मुकद्दम ने उसके माथे को चेक करते हुए पूछा तो अलीज़ा ने हाँ में सर लगाया। फिर क्या बात है मेरी जान। मुकद्दम थोड़ी सी उसका चेहरा ऊपर करते हुए बेहद प्यार से बोला। वो सबके सामने जाने मुझे शर्म आ रही है। अलीज़ा अपना सुर्ख चेहरा दोबारा झुकाते हुए बोली तो मुकद्दम मुस्कुराया। उसकी बात वो समझ चुका था। इसमें शर्म कैसी बेगम, इसमें तो खुश होने वाली बात है। आफ्टर ऑल इस हवेली का वारिस देने वाली हो तुम, और ये अल्लाह का दिया बेहतरीन तोहफ़ा, क्योंकि अल्लाह ने हमें बे औलाद नहीं रखा, हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, तो इसमें शर्म कैसी मेरी जान। मुकद्दम उसे बेहद प्यार से समझाता, उसके माथे पर मोहब्बत से लब रख दिया तो अलीज़ा मुस्कुरा दी। तुम बैठो इधर ही और हिलना नहीं यहाँ से, मैं अभी फ़्रेश होकर आता हूँ। मुकद्दम अलीज़ा को बेड पर बिठाता नरम लहजे में बोलता फ़्रेश होने चला गया। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अलीज़ा और मुकद्दम के आने का इंतजार कर रहे थे, जिसमें इफ़रा को भी अलीज़ा से मिलने की बेहद बेचैनी थी। आखिरकार वो फूफो बनने वाली थी। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल पर तमाम अफराद के कानों में अलीज़ा की हल्की सी खूबसूरत आवाज़ गूंजी। वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा। अलीज़ा के आने पर बीजान अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और अलीज़ा के सर पर हाथ फेरते हुए बोली। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जान, बीजान मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। माशाअल्लाह, अल्लाह में हमेशा सलामत रखे, खुश आबाद रखे तुम दोनों को। तुमने हमारी हवेली को खुशियों से भर दिया मेरी बच्ची। बीजान अलीज़ा का माथा चूमते हुए बोली तो वो खुशी से निहाल होती जा रही थी जब से उन्हें यह खबर मिली थी कि अलीज़ा माँ बनने वाली है। बहुत बहुत मुबारक हो भाभी जान, फाइनली मैं फूफो बनने वाली हूँ। इफ़रा बेहद खुश होती अलीज़ा गले लगी, जबकि दूसरी तरफ से आती सबा को अपनी समातों पर यकीन न हुआ कि जो उसने सुना है वो सच है। कल से तो वो इस हवेली में थी, मगर किसी ने उसके सामने जिक्र तो नहीं किया था।
इन सब की फ़िक्र देख कर तो इसको यही लगा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए ये बेचैन हुए बैठे हैं, मगर असल वजह तो आप उसे पता चली थी। अपने गुस्से को बर्दाश्त करती सबा जिस रास्ते आई थी उसी रास्ते से वापस कदम लिए और अपने कमरे में चली गई। वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद ने बारी बारी अलीज़ा और मुकद्दम को मुबारकबाद दी और अब वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद नाश्ता करने में मगन थे, जबकि अलीज़ा का इस वक्त कुछ भी खाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। क्या हुआ बेटा, क्यों नहीं खा रही तुम कुछ? रज़िया बेगम अलीज़ा की तरफ देखते बोली, क्योंकि वो काफ़ी देर से नोट कर रही थी वो कुछ भी नहीं खा रही। मुकद्दम एक इम्पोर्टेंट कॉल सुनने वहाँ से उठकर दूसरी जानब गया था और ये बात तो 100% दुरुस्त थी कि अगर मुकद्दम यहाँ पर होता तो अब तक वो अलीज़ा को ज़बरदस्ती ही सही मगर आधे से ज़्यादा नाश्ता करवा चुका होता। वो मामा मेरा दिल नहीं कर रहा। अलीज़ा रज़िया बेगम की तरफ देखती हुई बोली, गलत बात बेटा, दिल करे या ना करे तुम्हें हर हाल में टाइम पर खाना खाना और ऐसी हालत में तो अक्सर ऐसा होता ही रहता है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, लेकिन तुमने इस बात पर गौर नहीं करना, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना और बगैर किसी नखरे के खाना पीना है। अब की बार रज़िया बेगम अपनी कुर्सी से उठकर अलीज़ा के करीब बैठते हुए बोली और अपने हाथ से अलीज़ा के लिए नाश्ता लगाने लगी। मम्मा जान आप रहने दें, मैं खुद निकाल लेती हूँ। रज़िया बेगम खुद के लिए नाश्ता लगाते देखकर अलीज़ा जल्दी से बोली, बिल्कुल चुप, अब तुम एक लफ्ज़ नहीं बोलोगी। रज़िया बेगम ने अलीज़ा को सख्ती से बोला तो अलीज़ा मुँह बनाती रह गई और देखते ही देखते अलीज़ा को देसी घी का बना हुआ पूरा एक पराठा खिला दिया जो अलीज़ा ने बहुत मुश्किल से खाया था और अब वो अलीज़ा के लिए फ्रूट्स काट रही थी, जबकि मुलाजमा को फ्रेश जूस बनाने के लिए भेज चुकी थी। वाह जी, बहू की खिदमतें। मुकद्दम इंसास बहू को देखते मुस्कुराया और अपनी कुर्सी पर आकर बैठा। हाँ, अब जब तुम्हारी बीवी कुछ खाए पिएगी नहीं तो इसे ऐसे ही ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, लेकिन इसकी एक नहीं चलेगी खाने पीने के मामले में। रज़िया बेगम वो फ्रूट्स की प्लेट्स और अलीज़ा के आगे करते हुए बोली तो मुकद्दम ने प्लेट खिसकाकर अपनी जानब की और रज़िया बेगम से बोला कि आप जाके अब नाश्ता करें, अगला काम अब इसका है। जबकि अलीज़ा ने मस्कीन सी शक्ल बनाकर मुकद्दम की तरफ देखा जैसे वो सिरे से ही इग्नोर कर गया। फिर उसने इफ्रा की तरफ देखा जो नाश्ता भी कर रही थी और साथ ही अपनी मुस्कुराहट भी दबा रही थी। इफ्रा को ऐसे खुद पर हंसता देखकर अलीज़ा ने उसे घूरा और फिर डाइनिंग टेबल के चारों तरफ नज़र घुमाई तो पता चला इफ्रा की तरह बाकी सभी अपनी मुस्कुराहट दबाने के चक्कर में थे और फिर ना करते हुए मुकद्दम ने जालिम शोर होने का पूरा सबूत देते हुए अलीज़ा को सारी प्लेट फ्रूट्स खिलाए और ख़ुद नाश्ता करता ज़रूरी काम का बोलते हवेली से निकल गया। तुमसे बोला था ना इस लड़की का कुछ बंदोबस्त करो, मगर तुमसे कुछ भी नहीं हो सका। वो लड़की बिल्कुल सही जिंदा सलामत इस हवेली में दोबारा मौजूद है। मेरी शक्ल तो उसे भूल गई क्योंकि ये दवा का असर था, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुकद्दम मीर अहमद आराम से बैठेगा? वो सारी दुनिया तहस नहस कर देगा। अब सिर्फ उसकी बीवी नहीं उसका बच्चा भी साथ है और अब वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सब खून पर फुनकारती हुई बोली, वो कुछ नहीं कर सकेगा, तुम्हें सिर्फ वो करना है जो मैं बोलता हूँ। अब जो भी करना है वो बहुत सोच समझ कर करना है। ये हमारे पास आखिरी मौका और हमें ये काम 2 दिन में ही करना होगा, वरना हमारी लाशों के टुकड़े करने में मुकद्दम मीर अहमद ज़रा वक्त नहीं लगाएगा। खावर अपने माथे से पसीना साफ करते हुए बोला तो खौफ तो इसके दिल में भी बैठ चुका था। ठीक है, जो करना है मुझे जल्दी बताना। मुझे आगे शक है कि नाज़ेब को मुझ पर शक हो रहा है, वो बहुत अजीब नज़रों से देखता है मुझे, इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊँ। जो करना है जल्दी करो। सबा खावर से बोलती फ़ोन बंद कर गया। अब तो इसके इरादे और ख़तरनाक हो चुके थे क्योंकि अब बात सिर्फ अलीज़ा की नहीं उसके बच्चे की भी थी। 3 आदमी जो इस वक्त खून से लथपथ थे, जिन्हें कुछ आदमी पिछले कुछ घंटों से मुसलसल बेदर्दी से मार रहे थे। अब तो इनमें हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने बचाव के लिए हिल भी सकें। छोड़ो इन्हें। मारते हुए गार्ड्स को अपने पीछे से दाद की आवाज़ सुनाई दी तो वह सब इन्हें मारना छोड़कर एक साइड पर खड़े हो गए। दाद के पीछे से मुकद्दम चलता हुआ इन आदमियों तक आया और इन्हें देखने लगा जो ज़मीन पर खून से लथपथ पड़े दर्द से करा रहे थे। मुकद्दम इनके पास पंजों के बल बैठा और इनमें से एक आदमी का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, खावर किधर है? मुकद्दम इस आदमी का चेहरा जब बड़ा सख्ती से पकड़ते हुए बोला तो वो पहले तकलीफ़ से करा रहा था। मुकद्दम की सख्ती से पकड़ने पर मज़ीद दर्द से चीखा था। मुझे नहीं पता, उसने बस फ़ोन किया था। इस आदमी ने वो मुश्किल अपनी बात मुकम्मल की। और कौन मिला हुआ है तुम लोगों के साथ? मुकद्दम अपनी वहशत पकती आंखों से इस शख्स को देखते हुए बोला। इसकी आंखों सुर्खी और चेहरे पर चांद सी सख्ती देकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था वो किस सबब से यह सवाल कर है। एक लड़की थी, वो लाई थी इस लड़की को। और अभी वो शख्स कुछ और बोलता। मुकद्दम अपने कोट से तेज़दार आला निकाले उसकी शहरक पर चला चुका था, जिससे वो आदमी किसी जानवर की तरह तड़पते वहीं दम तोड़ गया। जबकि उसे ऐसे देखकर वो दोनों आदमी वैसे ही बेहोश हुए थे। इन्हें होश में लाओ और जब जब ये होश में आए तब तक इनकी खाल उधेड़ते रहो। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि ये लोग मुकद्दम मीर अहमद की बीवी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को ऐसी मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। मुकद्दम अपनी सख्त आवाज़ में कहता वहाँ से निकल गया। माशाल्लाह, मेरी बेटी माँ के ओहदे पर फायज़ होने वाली है। वीडियो कॉल पर मौजूद आमना बेगम अपनी जान से प्यारी बेटी को देखते हुए बोली तो अलीज़ा मुस्कुराई। ये एहसास बिल्कुल नया था मगर बहुत खूबसूरत था। शाहविला जब से ये खबर मिली थी कि अलीज़ा मां बनने वाली है तब से वहाँ मौजूद हर शख्स अलीज़ा से मिलने को बेताब था। उसके भाइयों का तो बस नहीं चाह रहा था वो उड़कर 1 सेकंड से पहले ही अपनी बहन के पास पहुंच जाए, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि सरदार साहब की तबीयत कोई ठीक नहीं रहती थी और इनके बगैर वो आना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि सरदार साहब की तबीयत और बेहतर होती है तो ये फिर अलीज़ा से मिलने जाएंगे और पूरी सेलिब्रेशन करके आएंगे। आप ही जान बहुत बहुत मुबारक हो आपको और हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने।
फ़ोन पर अहमद अलीज़ा की जानब देखते हुए बोला, हाँ जी, और हम सेलिब्रेट भी करेंगे। इसके बाद अली बोला, कर लेना, कोई मसला नहीं है। अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली, इधर तो फ़ोन, तुम लोगों को और कोई काम तो नहीं है, लेकिन मुझे तो बात करने दो। आमना बेगम अहमद और अली के हाथ से फ़ोन खींचते हुए बोली, मेरी बात सुनो बेटा, अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी है, टाइम से खाना पीना और चलना कूदना बिल्कुल नहीं है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है तुमने। आमना बेगम अलीज़ा को ताकीद करती हुई बोली, क्योंकि वो जानती थी अपनी बेटी को वो शरारतों से बाज ना आने वाली लड़की थी और सुकून तो से था ही नहीं। मजाल थी जो ये लड़की सुकून से बैठ जाती है। इस बात का अंदाज़ा तो इन्हें बहुत पहले ही था कि वो अपने ससुराल में भी वैसी है जैसी यहाँ थी, इसलिए उन्होंने ताकीद लाजमी की। ठीक है मामा, अब आपको ऐसे नहीं बोलें, मैं बोर हो जाऊँगी। अलीज़ा वो मुँह बनाते हुए बोली, बातें ऐसे भी हो सकती हैं, उछलना कूदना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और तुम इंसान बन के बैठ ही रहना, ठीक है, वरना मुझे सख्ती भी करनी आती है और तुम्हारी पुरानी मम्मा बनने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, वहाँ पर आकर तुम्हारे कान खींचूंगी मैं। आमना बेगम से सख्त लहजे में बोली। अलीज़ा ने मज़ीद मुंह बना लिया तो आमना बेगम मुस्कुरा दी और कुछ देर और बातें करने के बाद कॉल कट गया। अलीज़ा नमाज़ पढ़ने घर से वज़ू करने चली गई। जहाँज़ेब आज अपने बिज़नेस के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, जबकि इफ़रा बुझे दिल से उसकी पैकिंग कर रही थी और जहाँज़ेब सामने बैठा बड़ी फुर्सत से इफ़रा की एक एक हरकत को नोट कर रहा था। आखिर पैकिंग ख़त्म करके इफ़रा ने सूटकेस की जिप बंद की और जहाँज़ेब की तरफ देखा, जो पहले से उसे ही देख रहा था। मैं मामा की बात सुन लूँ, उन्होंने मुझे बुलाया था। इफ़रा ने जहाँज़ेब से बोलते हुए कदम दूसरे दरवाजे की जाना बढ़ाए, मगर जहाँज़ेब का उसे कमरे से बाहर भेजने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वो उठता दरवाजे तक पहुँचने से पहले ये इफ़रा को अपनी जानब खींच लिया। क्या हुआ मिसेज़, नाराज़ हो क्या? जहाँज़ेब उस चेहरे पर आए बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोला। नहीं, इफ़रा ने जवाब देकर नज़रें झुका लीं। फिर इतनी चुप चुप क्यों हो? जहाँज़ेब उसके माथे को लबों से छूते हुए बोला। आप नहीं जाए ना? इफ़रा बहुत नाज से बोली। क्यों, मेरे बगैर तुम्हारा दिल नहीं लगेगा क्या? जहाँज़ेब मुस्कुराते हुए बोला। उसे बहुत अच्छा लगा था इफ़रा कैसे बोलना। बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इफ़रा ने सच्चे दिल से साफ गोई की। अच्छा, तो मतलब फिर दिल लगाने के लिए कुछ करके जाना पड़ेगा? जहाँज़ेब आंखों में शरारत लिए बोला। नहीं करे ना, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। इफ़रा जहाँज़ेब की शरारत समझते झुंझला कर बोली। फिर किस मूड में हो? जहाँज़ेब इस गाल पर लब रखते हल्का सा काटते हुए बोला। आप ना जाए ना प्लीज़। इफ़रा जहाँज़ेब की बात को इग्नोर करती दोबारा से बोली। 3 दिन की तो बात है, मेरी जान क्यों उदास हो रही हो? जहाँज़ेब उसे लिए सोफ़े पर बैठते हुए बोला। बस 3 दिन नहीं है ये। इफ़रा जहाँज़ेब की तरफ देखती उदासी से बोली। 3 दिन ही है मिसेस, फिर तुम्हारे पास मौजूद होऊंगा मैं। जहाँज़ेब ने इसका गाल लबों से छूते उसकी उदासी दूर करना चाहिए। 3 दिन नहीं है, 3 दिन 36 घंटे 720 मिनट और 43,200 सेकंड है, और मैं इतनी देर आपके बगैर नहीं रह सकती। इफ़रा जहाँज़ेब से सीने पर सर रखती हुई बोली, जबकि जहाँज़ेब अपनी जगह साकत हो चुका था। क्या वो वाकई में जहाँज़ेब से इतनी मोहब्बत करती थी? हाँ, ये सच था। वो वाकई में दिल जान से जहाँज़ेब पर मर मिटने को तैयार थी। वो अपनी ज़ात जहाँज़ेब के हवाले कर चुकी थी। जहाँज़ेब को बेसाख्त अलीज़ा की कई बात याद आई जो उसने इफ़रा से बोली थी। बेहतरीन वो नहीं होता जो हमसे दूर हो जाए, बेहतरीन वो होता है जो हमारी किस्मत में होता है। बेशक उसने 100% सच्ची बात की थी। इफ़रा उसके लिए बेहतरीन साबित हुई थी। क्या हुआ? जहाँज़ेब को इतनी देर से खामोश देखकर इफ़रा उसके चेहरे पर एक हाथ रखते हुए बोली तो जहाँज़ेब फ़ौरन होश की दुनिया में वापस लौटा। कुछ नहीं मेरी जान, बस 3 दिन की बात है, जाना ज़रूरी है और मजबूरी भी। मैं वापस आ जाऊँगा, इतनी देर तुम मेरा इंतज़ार करो और वापस आकर तुम्हें अच्छी सी जगह घुमाने भी ले जाऊँगा। जहाँज़ेब इफ़रा की तरफ देखता हुआ मुस्कुरा कर बोला। वाकई हमने घूमने जाएंगे? इफ़रा खुशी से उछली पड़ी। हाँ जान, तुम बोलो ये वहाँ ही लेकर जाऊँगा। जहाँज़ेब उसे अपने करीब करते हुए बोला। हम मर ही जाएंगे। इफ़रा ने अपनी फरमाइश आगे रखी। जो हुक्म। जहाँज़ेब उसकी गर्दन पर लब रखते हुए बोला। तो इफ़रा घबराई। वो इससे बात करने के चक्कर में उसके काफ़ी नज़दीक आ चुका था। अच्छा मुझे अब छोड़ें। इफ़रा खुद को छुड़वाने वाली कोशिश करने लगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँज़ेब बोलता बगैर उसे समझने का मौका दिया उसके लबों पर झुका और पूरे इस्तेकाक से उसकी सांसें पीने लगा। मुकज़्ज़म रात के वक्त घर में दाखिल हुआ तो रात के 9 बज रहे थे। अपने कामों में वो इस कदर उलझ चुका था कि उसे वक्त का एहसास ही नहीं हुआ। यहाँ तक कि जनाब अपना फ़ोन भी घर ही भूल कर गए थे और अब वो खुद को मुकम्मल तौर पर तैयार कर रहा था कि उसने अलीज़ा को कैसे फेस करना है, क्योंकि उसकी नाराज़गी तो वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। मुकज़्ज़म ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा उसे कमरे में कहीं भी दिखाई नहीं दी, जबकि बैल्कनी का दरवाज़ा खुला था, यानी कि मैडम बैल्कनी में मौजूद थी। मुकज़्ज़म ने मुस्कुराकर अपना कोट उतारकर सोफ़े पर उछाला और अपनी हसीनों को कोनियों तक चढ़ाता बैल्कनी की तरफ चल दिया। अलीज़ा बैल्कनी में लगे झूले में बैठी नावल पढ़ने में मसरूफ़ थी। अपनी ज़िंदगी को इस कदर नावल में मसरूफ़ देखकर मुकज़्ज़म मुस्कुराता हुआ इसकी जाना बढ़ा। उसका इरादा अलीज़ा को डराने का था, मगर शायद वो ये भूल गया था कि बीवी भी वो इसकी है, वो इसकी आर्ट आसानी से पहचान जाती है। मुकज़्ज़म आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते झूले तक आया और अभी वो हाथ बढ़ाकर पीछे से अलीज़ा को थाम नहीं लगा था कि इससे पहले अलीज़ा एकदम से उठ खड़ी हुई। आप बार बार क्यों भूल जाते हैं कि आपके डराने से भी मैं नहीं डरती, और आप मुझे डराना क्यों चाहते हैं? पहले तो ये बताएं कि आप थे किधर? अलीज़ा अपने कमर पर दोनों हाथ रख के मुकज़्ज़म को घूरते हुए बोली। इस वक्त मुकम्मल लड़ाई के मूड में थी। अपनी बीवी को ऐसे देखकर मुकज़्ज़म गहरा मुस्कुराया और उसे बेसाख्ता इस पर टूट कर प्यार आया, मगर फ़िलहाल उसे कंट्रोल करना था। उसके सवालों के जवाब पहले देने थे। यार कुछ काम आ गया था, इधर मसरूफ़ हो गया और फ़ोन भी घर भूल गया था।
मुकद्दम अलीज़ा करीब आते हुए बोला उसका बहुत दिल चाह रहा था वो इसे कस कर गले लगा ले, मगर फ़िलहाल उसकी बीवी इस मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसे अपने सवालों का जवाब चाहिए था। इधर ही रुके, मेरी करीब मत आइएगा, आप पहले मुझे ये बताएं आप थे किधर? अलीज़ा 2 कदम पीछे होती मुकद्दम को घूरते हुए बोली, अपने करीब आने से तो तुम भी मुझे नहीं रोक सकती बेगम। मुकद्दम एक ही जस में इस तक पहुँचते उसे अपने असार में लेते घास के गले लगा चुका था। ओ खुदाया, मीर मेरा सांस बंद हो रहा है। मुकद्दम को अलीज़ा की दबी दबी आवाज़ सुनाई दी तो मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए अपना साथ थोड़ा ढीला किया था। अब किसी दिन मुझे ऐसे ही मार देंगे, अलीज़ा मुकद्दम की जानिब देखते हुए बोली, जबकि इसकी बात मुकद्दम को नागवार गुजरी थी। अंत तुम्हारे मुँह से मैं खुद के लिए ऐसे अल्फाज न सुनूं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुकद्दम अलीज़ा की जानिब देखते संजीदगी से बोला तो अलीज़ा को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। सॉरी, अलीज़ा अपने कान पकड़ते हुए बोली। मुकद्दम ने मुस्कुरा कर इसके दोनों हाथ थामते अपने होंठों से लगाए। नॉट अगेन, मैं दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसी बात ना सुनूं। मुकद्दम उसे अपने बाजुओं में उठाते हुए बोला तो अलीज़ा ने उसकी गर्दन में अपने बाजू हायल कर दिए। मैं आपको इतनी हल्की लगती हूँ? अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, फूलों जैसी। मुकद्दम ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। अब ऐसी भी बात नहीं है, अलीज़ा मुँह बनाते हुए बोली, क्योंकि मुसलसल 2 दिनों से उसे यही सुनने को मिल रहा था कि उसकी सेहत ही नहीं है। ये तो बिल्कुल फूल जैसी है, बिल्कुल, बल्कि फूल भी इससे वज़नी हो गई। ये सब सुनकर अलीज़ा उकताने लगी थी और मुकद्दम के मुँह से भी वही सुनकर वो मुँह बनाया। बेगम, अपने ये मुँह के इतने उम्दा डिज़ाइन मत बनाया कर, तुम्हारे शोर तुम्हारे मामले में बहुत बेसब्र है और तुम्हारी शक्ल देखकर वैसे भी इससे सब्र नहीं होता, और अगर मैंने अपना सब्र खो दिया तो तुम्हारी नन्ही सी जान मुश्किल में पड़ जाएगी। मुकद्दम उसके होंठों पर प्यारी सी गुस्ताखी करते हुए बोला तो अलीज़ा एकदम से सुर्ख पड़ी। आपने खाना खाया? अलीज़ा अपनी धड़कनों पर काबू पाते हुए बोली। नहीं, मेरा खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं है, मेरा तो कुछ और खाने का मूड है। मुकद्दम अलीज़ा के लबों पर नज़र जमाते हुए बोला। इसका फोकस खुद की तरफ देखकर अलीज़ा मज़ीद घबराई। क्यों नहीं है? आप खाना खाएं, अलीज़ा ज़िद करते हुए बोली। बल्कि रुके, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। अलीज़ा बेड से उतरने वाली थी जब मुकद्दम ने उसे बाजुओं से पकड़कर बेड पर बिठाया। खबरदार, अगर तुम इस कमरे से बाहर भी निकली तो मुलाजमा से बोलता हूँ वो ले आती है खाना। मुकद्दम अलीज़ा को घूरते हुए बोला तो अलीज़ा ने मासूम सी शक्ल बनाकर बेड क्राउन से टेक लगाई और मुकद्दम मुलाजमा को खाना लाने का बोलने के लिए कमरे से निकल गया। मुकद्दम को गए अभी 5 मिनट हुए थे जब अलीज़ा को अपना दिल घबराता हुआ महसूस हुआ। उसे घबराहट सी महसूस हो रही थी। फिर अचानक वो वाशरूम की तरफ भागी। मुकद्दम मुलाजमा को खाने का बोलकर कमरे में आया तो अलीज़ा उसे फिर से नहीं दिखाई दी। उसके माथे पल बार नमदार हुए, मगर वाशरूम का खुला दरवाज़ा देख के मुकद्दम ने वाशरूम की तरफ कदम बढ़ाया तो देखा कि अलीज़ा बेहाल से वहाँ खड़ी टावल से अपना मुंह साफ कर रही थी। क्या हुआ, तबीयत ठीक है? मुकद्दम परेशान सा होता उसे अपने सामने लेते हुए बोला तो अलीज़ा ने फ़कत हाँ में सर लाया। इसमें तो बोलने की भी हिम्मत बाकी नहीं बची थी। मुकद्दम ने उसकी पीठ से लाते उसे थोड़ा सा पुरसकून किया और फिर नरमी से अपनी गोद में उठाते बेडरूम में आया। नरमी से उसे बेड पर लिटाते मुकद्दम उसके पास ही टिक कर बैठ गया। अब तबीयत कुछ ठीक है? मुकद्दम अलीज़ा की जानिब देखते बोला। नहीं, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली, जबकि अब कई आने की वजह से वो बेजान सी हो गई थी। अच्छा, फिर मैं कुछ लाता हूँ तुम्हारे खाने के लिए। मुकद्दम बोल के उठ नहीं लगा था जब अलीज़ा ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली। नहीं मेरी जान, कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसी खाली पेट तो नहीं सोने दे सकता ना तुम्हें, और फिर मेडिसिन भी लेनी है। मुकद्दम ने उसे प्यार समझाने की कोशिश की। अलीज़ा नफ़ी में सर लाया। अच्छा फिर बताओ क्या खाओगी? जो बोलोगी वो खिलाऊंगा, लेकिन खाए बगैर बिल्कुल नहीं सोना। मुकद्दम उसे अपने असार में लेता उसका माथा चूमते हुए बोला, मुझे आइसक्रीम खानी है। अलीज़ा अपनी फरमाइश आगे रखी। अच्छा चलो तुम आराम करो, मैं बस अभी गया और अभी आया। मुकद्दम मैं अलीज़ा को नरमी से बेड पर लिटाते इस पर ब्लैंकेट डालते बोला और दोबारा से उसकी पेशानी पर बोसा देते कमरे से निकल गया। मुकद्दम किचन में गया और फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर एक ट्रे में रखी और दोबारा कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। कमरे में दाखिल होकर मुकद्दम देखा अलीज़ा बेड क्राउन पर टेक लगाए वैसे ही बैठी थी जिसे छोड़ कर गया था, जबकि मुलाजमा कमरे में खाना रख कर जा चुकी थी। मुकद्दम ने आइसक्रीम अलीज़ा के आगे रखी और अलीज़ा को इशारा किया कि अब वो खाए इसे। आप भी खाना खाएं। अलीज़ा ट्रे मुकद्दम की तरफ खिसकाते हुए बोली तो मुकद्दम इसके सामने ही बैठ गया। अब मंजर कुछ ये था कि अलीज़ा के सामने आइसक्रीम थी जबकि मुकद्दम के सामने खाने की ट्रे थी, और अलीज़ा मुकद्दम की शक्ल देख रही थी कि पहले वो खाना शुरू करे और मुकद्दम अलीज़ा की शक्ल देख रहा था कि पहले वो आइसक्रीम खाना शुरू करे। क्या है, मुझे क्यों देख रहे हैं आप? खाना खाएं ना। आकर अलीज़ा मुकद्दम की तरफ देखते हुए बोली पड़ी, बेगम आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है। मुकद्दम ने अलीज़ा को इसके आगे रखी आइसक्रीम तरफ इशारा करते हुए बोला। अलीज़ा ने आइसक्रीम उठाई और आइसक्रीम खाने लगी। मुकद्दम उसे देखकर मुस्कुराया। मुकद्दम ने पहला निवाला बनाकर अलीज़ा की तरफ बढ़ाया तो अलीज़ा ने नफ़ी में सर लाया। मुकद्दम ने इसे घूरा तो अलीज़ा ने मुंह बनाते वो निवाला खा लिया। गुड गर्ल। मुकद्दम अलीज़ा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर बोला और खाना खाने लगा।